गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक क्या चल रहा था। हमने विधेय मुक्ति, देह मुक्ति और बहुत सारे मोक्ष, सामाजिक आर्थिक मोक्ष वगैरह हमने देख लिया था, संलेखना देख लिया था। आज नया टॉपिक है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार। संस्कार जो आप पढ़ते हैं ना, 16 संस्कार, उसके बारे में जानेंगे और पूरे डिटेल में जानेंगे। एक एक संस्कार को पकड़ेंगे, उसका मेरिट डीमेरिट माने पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें को देखते हुए एक अच्छी समझ बनाते हुए शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को दोनों को मिला के वर्ण आश्रम व्यवस्था भी बोलते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, तो ये भारतीय परंपरा में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो है समाज और व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के दो प्राचीन तरीके थे। ठीक है, हम इनको वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। हम इसी को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, बहुत सटीक तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ण आश्रम मतलब समाज में काम का बंटवारा, ऐसे याद रखिएगा। वर्ण आश्रम मतलब समाज में काम का बंटवारा, और बहुत अच्छे तरीके से बंटवारा काम का, इसको देखते हैं। ठीक है, तो वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था का मूल विचार जो है क्या करता है, समाज को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करने वाले समूहों में बांट देता है। ठीक, तो जिसकी जैसी जरूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग इसको बांटा जाता था, यानी डिवीजन ऑफ लेबर उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे जो चीजें चलती थी वो जाति व्यवस्था पे चलती थी। लेकिन अगर आज के सेंस में इसको पकड़ा जाए वर्ण आश्रम वर्ण व्यवस्था को, तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड कर सकते हैं आपकी योग्यता के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। उस वक्त जन्म के आधार पे था, जाति व्यवस्था ज्यादा हावी थी। लेकिन आज जो है योग्यता के आधार पर हम इसको डिवीजन ऑफ लेबर में बांट सकते हैं, इस सेंस में देख सकते हैं। तो पुराना वाला भी देखेंगे, नया वाला भी देख लेंगे। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था का मूल विचार क्या है, समाज को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करने वाले समूहों में बांट देना। और ये शुरुआती दौर में जन्म के आधार पे था। ठीक है, देखिए जब शुरुआती दौर था ना, एकदम शुरुआती, तो जन्म आधारित नहीं था, फिर बल्कि योग्यता और कर्म आधार पे मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन एक समय के बाद जो है जो ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा हावी हुआ, ब्राह्मण व्यवस्था, तो वो जन्म के आधार पे कर दिया, जिससे उनकी दशा जो है दुर्गति दुर्गति हो गई। जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे आते थे, वो जन्म के आधार पे ही शुद्र हो जाते थे और उनको बहुत बुरी स्थिति, उनका शोषण होता था। फिर लेकिन समय के साथ, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए, तो ये योग्यता के आधार पे है। मतलब अगर हायरार्की सेट की जाए, डिवीजन ऑफ लेबर, तो जो जैसा योग्य है मेरिट के आधार पर। आज जो पहले वाला एकदम एकदम स्टार्टिंग पॉइंट का जो वर्ड व्यवस्था था, योग्यता और कर्म के आधार पर, वही आज 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 की 21वीं सदी में योग्यता और मेरिट के आधार पर माना जा सकता है। ठीक है, जो बीच का फेज था उसमें जाति व्यवस्था इतनी हावी हो गई प्राचीन काल में, जो जिससे जो नीचे वाले पायदान के यानी शूद्र थे, उनकी दशा जो है बहुत दुर्गति हो गई थी उनकी। तो एक एक करके समझेंगे। तो वर्ड व्यवस्था का मूल विचार क्या है, उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कामों में करने वाले समूहों में बांटना था। और ये शुरुआती दौर में क्या था, जन्म आधारित नहीं था, बल्कि योग्यता और कर्म आधार पर माना जाता था। तो इसे समाज के सुचारू संचालन के लिए एक सामाजिक ढांचा समझा जाता था। इससे क्या था, सोसाइटी बहुत अच्छे से चलती थी। कल्पना करिए, तो कल्पना करिए कि आपका शरीर है, और शरीर के हर अंग का अपना एक खास काम होता है। लेकिन सारे अंग मिलकर ही शरीर को सही चलाते हैं। अगर दिमाग, हाथ, पैर और पेट सब अपना अपना काम न करे, तो शरीर जो है बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था भी समाज को इसी तरह देखती थी। तो समाज को मुख्य रूप से चार वर्णों में बांटा गया था। चार, यानी डिवीजन ऑफ लेबर चार प्रकार में हुआ था। पहला क्या था, ब्राह्मण, यानी समाज का दिमाग या ज्ञान। इससे याद रखिएगा। तो ये जो लोग थे, जो भी ब्राह्मण समाज में आते थे, वो ज्ञान, शिक्षा, धर्म से जुड़े कामों में बहुत ही पारंगत थे। इनका मुख्य काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना और धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान करना, और समाज को नैतिक मार्गदर्शन देना था। तो इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए स्कूल के शिक्षक, प्रोफेसर, पुजारी, विचारक, जो आपको सही गलत बताते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग के समान थे। ठीक, आज के समय में अगर हम इनको देखा जाए कि ब्राह्मण में कौन आएगा तो वो वैज्ञानिक हो गया, शोधकर्ता हो गया, शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है। ठीक है, इस भूमिका के समान होंगे, यानी जो ज्ञान और सूचना का प्रसार करते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग में आ जाएंगे आज के सेंस में। ठीक है, जैसे आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में खबरें कभी पढ़ते होंगे ना, इन अखबारों में अक्सर इन अखबारों में क्या होता है, शिक्षा सुधारों, शोध और अकादमिक लेखों के बारे में खबरें आती रहती है। तो जो शिक्षाविद है और विचारक है, समाज को नया दिशा देते हैं, वे आधुनिक ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं।
ठीक है, जैसे किसी आईआईटी प्रोफेसर का नया शोध या किसी जाने माने इतिहासकार का विश्लेषण, ये सब क्या है, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दूसरा क्या था, क्षत्रिय, डिवीजन ऑफ लेबर था, तो ब्राह्मण हो गया पहले और फिर क्षत्रिय, यानी समाज की भुजाएं और रक्षा कवच। तो ये लोग कौन थे, जिनका काम जो है समाज की रक्षा करना, शासन करना या न्याय स्थापित करना और व्यवस्था बनाए रखना था, ये लोग क्षत्रिय माने जाते थे। और ये क्या, योद्धा और शासक होते थे। उदाहरण के लिए जैसे सैनिक हो गया, पुलिसकर्मी हो गया, राजा हो गया, राष्ट्रपति हो गया, जो देश की रक्षा करते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, तो ये क्षत्रिय वर्ण के समान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के समय में अगर हम इनको देखने देखें 21वीं सदी में, तो आज के समय में सेना के जवान हो सकते हैं, पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, न्यायपालिका के सदस्य हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। ठीक है, जो शासन और सुरक्षा का काम करते हैं, तो ये इस भूमिका में आ जाएंगे। और आप अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि सेना के शौर्य, रोजाना आप पढ़ते हैं ना कि सेना के शौर्य, पुलिस की कार्यवाही, सरकार के नीतिगत फैसलों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब जो खबरें हैं, सीधे तौर पर क्षत्रिय की भूमिका से संबंधित है। जैसे सीमा पर भारतीय सेना का बलिदान या पुलिस का अपराधियों का पकड़ना, ये सब समाज की रक्षा और व्यवस्था से जुड़े कार्य हैं। समझ में आ गया। तीसरा वर्ग है वैश्य, यानी समाज का पेट या और पोषक। तो ये लोग कौन थे, ये लोग थे व्यापार करने वाले लोग, यानी जिनका काम व्यापार, कृषि, पशुपालन और आर्थिक गतिविधियों से समाज का पोषण करना है और धन धान्य पैदा करना था। ये समाज के आर्थिक रीढ़ थे। ठीक, उदाहरण के लिए किसान हो गया, व्यापारी हो गया, उद्यमी है, बैंकर है, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, वे वैश्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगर आज के समय में इसको देखा जाए, तो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, बैंकर, उद्यमी जो आर्थिक विकास में योगदान करेंगे, वो इस भूमिका में रहेंगे। ठीक है, और आप हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं ना अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि नीतियों के बारे में, व्यापार समझौतों के बारे में। ठीक, कोई स्टार्टअप चलाया तो वो सफल हो गया। तो जब ये खबरें आए, ये किसान की नई फसल, तकनीक या किसी छोटे व्यवसायी की सफलता की कहानी, तो ये वैश्य की भूमिका में होते हैं जब ऐसी खबरें आप सुनने को मिले। शूद्र में समाज के पैर या सेवादार। ठीक है, मतलब समाज के पैर जिससे समाज चल सके। ठीक, तो ये लोग कौन थे, ये जो ऊपर के अन्य तीन वर्ण है ना, उनकी सेवा करते थे और शारीरिक श्रम वाले काम में लगे होते थे। तो इनका काम क्या था, समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और सहायक सहायक भूमिका में निभाना था। मतलब सपोर्टर थे बहुत ज्यादा। जैसे कारीगर हो गए, मजदूर हो गया, सफाई कर्मी हो गया और सर्विस प्रोवाइडर हो गए, तो जो समाज को सुविधाएं देते थे, तो वो शूद्र वर्ग के समान थे। ठीक, आज के समय में अगर इनको देखा जाए, तो तकनीक श्रमिक कोई हो सकता है, तकनीशियन हो सकता है, सफाई कर्मी हो सकता है, और विभिन्न जो भी सर्विस सेक्टर में कार्य करने वाले लोग हैं, वो सब इस भूमिका में आ सकते हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, ये सब। ध्यान रखिएगा, एकदम शुरुआती में जब ये डिवीजन ऑफ लेबर हुआ था, तो वो क्या था, काम के आधार पर, मेरिट मेरिट के आधार पर। बीच में ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा हावी हुआ, जिसकी वजह से अपने आप को सुप्रीम समझने लगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शूद्रों का जो है जन्म के आधार पर लोगों को शूद्र वैसे मान लिया जाता था, कर्म के आधार पर नहीं। बीच में दिक्कत हुआ। फिर आज के समय में अगर हम, आज तो ये वर्ड व्यवस्था वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज भी प्रतीकात्मक रूप में डिवीजन फ्लेवर करे और मेरिट के आधार पर करें, मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर, तो आज के समय में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कोई हो सकता है प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ड्राइवर हो, तो ये क्या है, आज के समय में शूद्र के वर्ग में आ सकते हैं। हो सकता है यही इलेक्ट्रिशियन या ड्राइवर कोई एग्जाम दे, ठीक है, एग्जाम दे के टीचर बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में फिर गिना जाने लगेगा। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, आज के टाइम पे काफी फ्लेक्सिबल है। ठीक, तो कोई जन्म के आधार पे नहीं है, पूरा फ्लेक्सिबल है, वो कन्वर्ट करके उधर जा सकता है, टीचर की भूमिका में हो सकता है। टीचर के बाद हो सकता है कि वो बिजनेस करने लगे, इस्तीफा दे दे, बिजनेस करने लगे, तो वैसे में चला जाएगा। ठीक, हो सकता है वहां से भी नहीं पसंद आया तो पुलिस बन जाए, तो छतरी में आ जाएगा। समझ में आया। तो आज के समय में तकनीशियन, श्रमिक, सफाई कर्मी और अन्य सर्विस सेक्टर में जो भी कार्य कर रहे हैं लोग, वो इस भूमिका में है, शूद्र की भूमिका में। प्रतीकात्मक रूप में देखेंगे अगर तुलना करना हुआ आज के सेंस में तब। तो अब जब न्यूज पढ़ते हैं ना बहुत सारा, कि श्रमिकों के अधिकार के बारे में, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या के बारे में, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं ना, जो काम करते हैं, तो उनकी समस्याओं के बारे में, और स्वच्छता अभियान की खबरें छपती रहती हैं। जैसे किसान, किसी स्वच्छता अभियान में सफाई कर्मचारियों का योगदान, या किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति, तो ये सब जो है शूद्र वर्ग की भूमिका से संबंधित है। ठीक, तो अगर आधुनिक संदर्भ में वर्ण व्यवस्था की चुनौतियां देखें, तो क्या है, हमें ध्यान देना होगा कि प्राचीन काल में भले ही यह व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित मानी गई हो, लेकिन बाद में ये जन्म आधारित हो गई और इसे कठोरता और भेदभाव आ गया इसमें। ठीक, जो कि मैंने बताया आपको।
जिससे समाज में ऊंच नीच और शोषण बढ़ गया। और आज के लोकतांत्रिक और समतावादी समाज में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पूरी तरह अस्वीकार्य है, नहीं मानी जाती। ठीक है। लेकिन काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर आज भी हर समाज में मौजूद है। ठीक है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शोषण नहीं होता है कि आप अगर आप काम नहीं करोगे तो, या फिर आपने कोई मंत्र उच्चारण कर दिया तो आपका जीभ काट दिया जाए, आपको भगा दिया जाए, ये नहीं है। क्योंकि भारत देश में क्या है, आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। तो इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर तो है, लेकिन वो जन्म आधारित नहीं है। कोई भी, अगर हम इसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट भी दे, तो भी अगर यहाँ पे शूद्र की कैटेगरी में प्रतीकात्मक रूप में अगर यहाँ पे कोई है, तो क्या करेगा, एग्जाम दे के वो हो सकता है ब्राह्मण हो जाए, जैसे टीचर हो जाए। ठीक। फिर उसको टीचर नहीं पसंद आया तो वो सोचेगा कि हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें ज्यादा पैसा है, तो बिजनेस करने लगेगा, तो उसके इसमें आ जाएगा, वैश्य में आ जाएगा। अब उसको बिजनेस में भी मजा नहीं आया तो सोचेगा कि छोड़ो यार, चलते हैं पुलिस बन जाते हैं। ठीक। या कोई नेता बन जाते हैं, शासन व्यवस्था चलाने वाला राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ भी पहुंच सकता है, तो क्या हो जाएगा, छतरी भी हो जाएगा। तो काफी फ्लेक्सिबल है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, आर्टिकल 14 है, कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कोई इसे दबाने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे कानून हावी हो जाएंगे उसके ऊपर। तो पुराने के समय में मेरिट पे था, बीच में क्या हुआ, शोषण शुरू हो गया, जन्म आधारित। फिर उसके बाद जन्म आधारित वाला हिस्सा खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो ठीक है, फिर ये सारे सिस्टम आ गए, समानता वाली चीजें आ गई। लेकिन जो डिवीजन ऑफ लेबर है आज भी आपको देखने को मिलेगा कि एक राष्ट्रपति है। ठीक। एक राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद फिर नीचे ब्यूरोक्रेट्स है, फिर ठीक है, फिर उसके भी नीचे है, फिर नीचे सफाई कर्मचारी है, फिर पुलिस है। ये डिवीजन ऑफ लेबर तो अभी अभी है ही। ठीक। लेकिन रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ये याद रखिएगा। तो समझ में आ गया आपको ये वर्ड व्यवस्था। तो समाज में काट काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आज के समय में भी, पुराने समय में भी, और बीच में जो हुआ वो भी सारी चीजें पता चल गई। ठीक। अब आश्रम व्यवस्था देखते हैं, जीवन के पड़ाव। ठीक है। आश्रम व्यवस्था क्या है, जो आपका जीवन है, जो आपकी लाइफ है। माना जाता है कि पहले माना जाता था कि एक व्यक्ति 100 साल जीता है। ठीक है। कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 100 साल है, 100 साल जीता है पूरा। तो 25 25 25 में उसको बांट दिया गया। ठीक है। और 4 फेज में बांटा गया कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास। ऐसे 4 श्रेणियों में बांट के उसके जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई। ठीक है। और आश्रम व्यक्ति के जीवन के 4 चरणों में बांटा गया, और हर चरण में अपने लक्ष्य और कर्तव्य तय किए गए। मतलब तुम 25 साल में ये करोगे, फिर 25 साल के बाद ये करोगे, फिर 25 साल के बाद ये करोगे, फिर 25 साल में ये करोगे। यानी हर 25 साल में लक्ष्य और कर्तव्य, उसका टारगेट और ड्यूटी दोनों सेट कर दिया गया था कि तुम ये करोगे। इससे क्या होगा, सोसाइटी बहुत ही सुचारू रूप से चलती रहेगी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य क्या था, व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास को संतुलित करना था। मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, फिजिकल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना था, और इनके बीच में संतुलन लाना था। ये नहीं कि पूरी तरीके से इतना भौतिकतावादी हो जाए कि पूरा लगे दोहन करने, और इतना आध्यात्मिकतावाद हो जाए कि इस जीवन को ही त्यागने लग जाए। तो इनके बीच में संतुलन साधना था इसको। ठीक। कि एक कोई भी व्यक्ति हो, भौतिक और स्पिरिचुअल दोनों रहे, और इनके बीच में संतुलन लेके जीवन अपना अच्छे से चलाए। ठीक। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन को पूर्ण रूप से जी सके, उसको कोई कुंठा ना हो। ठीक है। कुंठित जीवन न जीने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। कि कुंठित मतलब क्या, कि कोई इच्छा जो है मन में दबा के बैठा हुआ, कोई भी इच्छा जो है मन में दबा के बैठा हुआ है उसे कहते हैं कुंठित। कुंठे में बैठा हुआ, कुंठा लेके बैठा हुआ। तो कुंठित जीवन नहीं जीना है कि मन में कोई इच्छा बनी हुई दबा के बैठे हुए। ठीक। वो ना हो, इसीलिए आश्रम व्यवस्था जो है व्यक्ति के जीवन को 4 चरणों में बांट देती है, और हर चरण को एक लक्ष्य और कर्तव्य दे देती है। ठीक। और उद्देश्य क्या है कि इसका भौतिक और आध्यात्मिक विकास को संतुलित किया जा सके, और उसका जीवन पूर्ण रूप से जी सके, और कुंठित जीवन न जिए कि मन में कोई फांस लेके बैठा हुआ है। ठीक। तो देखिए, कल्पना करिए, कल्पना करिए कि आपका जीवन एक लंबी सीढ़ी है, जिसमें 4 सीढ़ियां हैं। ठीक। और हर सीढ़ी पर पहुंचकर आपको कुछ सीखना है और अगले स्तर के लिए तैयार होना है। ठीक। तो पहला क्या आ रहा है, पहला सीढ़ी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी जीवन, सीखने का चरण। यानी 25 साल तक जो आपका जीवन होता है वो पढ़ने पढ़ने का जीवन होता है, सीखने का जीवन होता है, लर्निंग फेज होता है। 25 साल के आप हैं तो खूब पढ़िए लिखिए, कुछ मत सोचिए, उस समय नौकरी नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है आपको।
जम के विद्या अर्जन करनी है, सीखना है, हर चीज को सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है सब कुछ। ठीक। तो उम्र लगभग जन्म से ले से 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है। और सीखने का चरण है ये, 25 साल में नौकरी का चरण नहीं है, सीखने का चरण है, केवल सीखते रहिए। ठीक है। तो यह शिक्षा और अनुशासन का चरण था, और छात्र गुरु के पास रहते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और शारीरिक मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाते थे। और ब्रह्मचर्य यानी संयम का पालन करते थे। और उनका मुख्य लक्ष्य क्या रहता था? सीखना और भविष्य के लिए तैयार होना। तो 25 साल का फेज क्या है? सीखना और भविष्य के लिए तैयार होना, ये इसका लक्ष्य था। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आज के स्कूल और कॉलेज जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इस आश्रम के समान है। ठीक है, आज के जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र हैं इस आश्रम के समान होंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम के। तो उनका मुख्य काम क्या होना चाहिए? पढ़ाई करना, अपने कौशल विकसित करना यानी स्किल सीखना, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना, और अपने जीवन के लिए खुद को तैयार करना कि जब अब 25 साल के बाद अभी बाहरी जीवन, जब गृहस्थ जीवन में जाए, तो कमाने की क्षमता हो, अर्निंग की क्षमता हो आपके पास, ये सारी चीजें हो। ठीक। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आज के समय में जो है युवा अवस्था में उच्च शिक्षा प्राप्त करना, आज के समय की बात की जा रही है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, इंटर्नशिप करना और किसी कला या कौशल में महारत हासिल करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम के समान होगा, यानी स्किल डेवलपमेंट करना अपना। ये ब्रह्मचर्य के जैसा बिल्कुल है। ठीक है। तो अब न्यूज न्यूज में पढ़ते होंगे ना बहुत सारी चीजें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, ये खबरें आती हैं। तो ये क्या है? ये शिक्षा और युवा अवस्था में सीखने की महत्ता को दर्शाती है। समझ में आ गया? इसको इस तरीके से देखिएगा। तो ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम यानी पारिवारिक जीवन और जिम्मेदारियों का चरण है ये। ठीक है। तो ये उम्र कब से शुरू होती है? 25 से 50 साल तक की एज में इसको गृहस्थ आश्रम में जीना होता है, और इसका भी कुछ लक्ष्य होता है। तो जो विवाह, परिवार बसाने मतलब शादी वगैरह करने में, बच्चे पैदा करना, परिवार बसाना, धन कमाना और सामाजिक जिम्मेदारी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का चरण होता है ये 25 से 50 साल। ठीक है। तो व्यक्ति जो है समाज में सक्रिय रूप से योगदान देता था, और धर्म अर्थ मतलब धन और काम पुरुषार्थों को धर्म के दायरे में रहकर पूरा करता था। काम यानी सॉरी, धन और इच्छाएं पुरुषार्थों को धर्म के दायरे में रहकर पूरा करता था। पुरुषार्थ मैंने बताया धर्म अर्थ काम हो। तो ये जो आपका गृहस्थ आश्रम है, इसी फेज में यानी 25 से 50 साल के एज में धन कमाना और अपनी इच्छाएं पूरा करने वाला जो पुरुषार्थ है, इस धर्म के दायरे में रह के पूरा करता था, यानी नैतिक रह के अपना पूरा करता था। जो भी ये 25 से 50 साल का फेज है, उसमें शादी करेगा, बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का काम करते थे उस वक्त। ठीक। उदाहरण के लिए विवाहित व्यक्ति जो नौकरी और व्यवसाय करते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं और हर समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में है। आज के समय में करियर बनाना, परिवार की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना और समाज में सक्रिय भागीदारी, यानी समाज में सक्रिय भागीदारी का मतलब जो है, अगर किसी को तकलीफ हो गई तो मदद करने पहुंच जाइए। ठीक है। आज का सोशल मीडिया पकड़ लीजिए, अगर देश के कहीं कुछ कोने में हो रहा है और आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसके बारे में बोलिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, आपके बोलने की आज़ादी आपको मिली हुई है, उसको पूरा करिए। ठीक। समझ में आ गया? तो ये अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए है आज के समय में, तो ये गृहस्थ आश्रम वालों के समान हो जाएगा। ठीक। और आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही होंगे, फैमिली वेलफेयर स्कीम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल सिक्योरिटी, ये खबरें आती हैं। तो ये सीधे तौर पर गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियों से जुड़ी हुई हैं। ठीक। जैसे एक युवा जोड़े की कहानी जो अपने घर बनाते हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? गृहस्थ आश्रम। कुछ वो सुनते होंगे माँ बाप लोन लेने गए बच्चों के लिए, तो जो माँ बाप लोन लेने जा रहे हैं बच्चों के लिए, वो अपने गृहस्थ आश्रम को निभाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिर आता है तीसरा फेज, वानप्रस्थ आश्रम यानी संक्रमणकालीन जीवन, तैयारी का चरण, जिसको संक्रमणकालीन जीवन बोलते हैं। 50 से 75 साल तक ये चलता है। ठीक। अब देखिए इस चरण में क्या होता है, व्यक्ति अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे छोड़ना है और उससे मुक्त होना है 50 साल के बाद, फिर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना शुरू करता है। क्या करता है? वो घर पर ही रहता था। जो वानप्रस्थ में होते थे, वो व्यक्ति घर पे ही रहता था, लेकिन सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाकर ध्यान और चिंतन में अधिक समय बिताता था। जैसे मान लीजिए घर में ही रहे, एक कमरे में बैठ जाए, एक कमरे में भगवान भगवान की मूर्ति उर्ति लगा के अपना ध्यान लगा रहा है, बैठा हुआ है, धीरे धीरे घर में ही है, लेकिन मुक्ति धीरे धीरे ले रहा है घर में, अब घर के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो दूरी बनाकर
ध्यान और चिंतन में अधिक समय बिताता था। तो उसका लक्ष्य क्या था? आत्मान्वेषण और मोक्ष की तैयारी करना। तो वानप्रस्थ का लक्ष्य क्या है? आत्मान्वेषण और मोक्ष की तैयारी करना। मोक्ष क्या होता है बता दिया गया है, बहुत सारे मोक्ष हैं। मोक्ष की तैयारी करना, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जो रिटायर होने के बाद अपने बच्चों को घर की बागडोर सौंप देता हो, और अब क्या है ज्यादातर समय धार्मिक यात्राओं, ध्यान या सामाजिक सेवा में लगाता है, तो ये क्या है? वानप्रस्थ आश्रम है। मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंप के धीरे से पीछे हट रहा है। ठीक। तो आज के समय में क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद जो है समाज समाज सेवा करना, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ाना या अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करना, ये क्या है? वानप्रस्थ आश्रम के समान है। यानी रिटायर होके सारी जिम्मेदारियां बच्चों को देके वो धीरे धीरे अब अपना धार्मिक स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना, समाज की गतिविधियों में ध्यान देने लगाना, इन सब में जुड़ जाते हैं, यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हटते हैं। ठीक है। तो जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं ना कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर, वॉलेंटियर वर्क, स्वयंसेवी कार्य या आध्यात्मिक स्ट्रीट पर ये जो खबरें आती हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति जो है रिटायर अधिकारी जो अब वंचित बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है, या कोई व्यक्ति अपना बुढ़ापा धार्मिक तीर्थयात्राओं में बिताता है। ठीक है। तो ये क्या है? वानप्रस्थ आश्रम जो समाज के कार्यों में अब धीरे धीरे लग रहा है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से हट के समाज के लिए कर रहा है। कोई बच्चों को मुफ्त पढ़ा सकता है। ठीक। कोई हो सकता है धार्मिक तीर्थ यात्रा में लगा हुआ है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस एरिया में चले जाते हैं। तो ये वानप्रस्थ आश्रम की स्थिति है। चौथा है संन्यास आश्रम, यानी त्याग का जीवन, पूर्ण मुक्ति का चरण है ये 75 से उसके बाद का, अगर जिंदा बच गए तो ठीक है। ठीक है, 75 साल के बाद का फेज है ये, यानी 75 साल की उम्र हो गई है उसके बाद का फेज स्टार्ट होता है। तो ये क्या है? पूर्ण त्याग और मोक्ष की प्राप्ति का अंतिम चरण है। व्यक्ति क्या है? सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर पूरी तरह से वैरागी बन जाता था। तो एकमात्र लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान और परमात्मा में विलीन होना। ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे साधु संत हैं, या वे लोग जो संसार से पूरी तरह से विरक्त होकर अपनी शेष जीवन आध्यात्मिक साधना में बिताते हैं, तो वे संन्यास आश्रम में है। ठीक है। तो आज के समय में कुछ लोग जो है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना में लीन हो जाते हैं। ठीक है। तो यह जीवन के भौतिक सुखों से विरक्त का अनुभव करते हैं, तो वे क्या है? आश्रम व्यवस्था के समान में आ गए हैं, वो संन्यास आश्रम के समान हो गए। ठीक। जब आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाओं के बारे में, ध्यान और योग के महत्व के बारे में, और जीवन के अर्थ की खोज के बारे में, तो इस पे जो लेख है, ये जो लेख है, ये संन्यास आश्रम की धारणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी जो सफल करियर छोड़कर शांति की तलाश में आध्यात्मिक मार्ग अपना लेता है। आपने ऐसे सुना होगा कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने करियर के पीक पे था, फिर अचानक क्या हुआ कि वो सन्यासी हो गया। ऐसे खबरें सुनते हैं ना तो ये यही स्थिति है, संन्यास आश्रम। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था अपने मूल रूप में समाज और व्यक्ति के लिए एक व्यवस्थित ढांचा देती है। ठीक है, ये ढांचा देती है, ताकि हालांकि समय के साथ इनमें विकृतियां आ गई। आज जो है हम इन प्राचीन अवधारणाओं से यह सीख सकते हैं कि समाज में हर काम महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन के अलग अलग चरणों में अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, ताकि एक संतुलित और पूर्ण जीवन जिया जा सके। समझ में आया? मतलब कि हर 25-25 के एज में जो जो आपको करना चाहिए वो सारी मौके आपको मिल रहे हैं करने के लिए, तो आपका जीवन कुंठित नहीं रहेगा। आज के समय में क्या हो गया? ये ढांचा जो संन्यास आश्रम, ये वानप्रस्थ आश्रम, ये जो आश्रम व्यवस्था है 25-25 के फेज वाला, वो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तो अगर इनसे कुछ अच्छी चीजें सीखने की चीजें हैं, तो 25 साल के फेज को अपने बांट दीजिए और एक संतुलित जीवन जिए। आप जिंदा रहेंगे और बहुत अच्छे से जीवन आपका चलेगा, और कोई विकृतियां नहीं आनी है आपके पास। ठीक है। तो इनसे ये सारी चीजें सीख सकते हैं कि 25 साल तक तो आपको कुछ चिंता करनी ही नहीं है कि नौकरी के लिए परेशान हो जाए। 25 साल आपका लर्निंग फेज होता है। ठीक है। आपका मेडिकली आप न्यूरो साइंस साइंस के बारे में किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉग्निटिव लेवल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो 25 साल के फेज तक होता है, बहुत अच्छे से होता है। 25 साल में आप लगभग डेवलप हो जाता है आपका दिमाग। ठीक है। इसीलिए लर्निंग फेज के लिए रखा गया है इतना 25 साल। फिर 25 साल के बाद आपको लगता है परिवार में जाना है तो पारिवारिक जीवन में जाइए। फिर उसके बाद वानप्रस्थ फिर सारा मौका देता है, यानी आपको जो जितनी भी इच्छाएं आप पारिवारिक जीवन में रखते हैं पूरी इच्छाएं पूरी कर लीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है तो वैसे ही आप देखेंगे कि आपका इच्छाएं भी धीरे धीरे खत्म होती है, तो उस हिसाब से फिर व्यवस्था बना देगी कि वानप्रस्थ में आइए। वानप्रस्थ में आते ही धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलने लगती है, उब जाते हैं ना
उस हिसाब से रखा गया। फिर 25 साल तक आप जो सोशल वर्क में लगे रहते हैं, धार्मिक यात्राओं में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद जब उनसे उबने लगते हैं तो फिर एकदम पूरी तरीके से अध्यात्म में मन लगने लगता है। बुजुर्ग होकर राम राम सीता सीता लक्ष्मण लक्ष्मण ऐसे करते रहते हैं, हरे कृष्ण, तो उस स्थिति में भेज दिया जाता है 75 साल के बाद। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है वर्ण आश्रम, अरे सॉरी, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत ही साइंटिफिक था कि जिसको जैसा काम आता है वो वैसा काम करे, लेकिन जो स्टार्टिंग में था मेरिट बेस्ड था, बीच में गड़बड़ हो गया। और आज के समय जो है मेरिट बेस्ड ही है, मेरिट बेस्ड ही है मतलब डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे कहा तो नहीं जाता, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर है, दिखता है। ठीक है, लेकिन क्या है, मेरिट बेस्ड है, जिसको जैसा पसंद है वो काम वैसा कर सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर है आज के समय। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, कोई राजशाही चल नहीं रही है। ठीक है, देखिए अब हम इनका क्या करेंगे, जितना भी हमने वर्ण व्यवस्था पढ़ा, आश्रम व्यवस्था पढ़ा, इनका हम प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में कैसे काम आने वाला है। मैंने ऊपर ऊपर से तो बता दिया ये सारी चीजें, लेकिन इनका प्रैक्टिकल वे में भी हमें देखना होगा। ठीक, ताकि आपको और एक अच्छी समझ बना के एग्जाम में जाएं। तो वर्ण और आश्रम व्यवस्था के प्राचीन सिद्धांतों को आज के मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स जीवन में सीधे सीधे लागू करना मुश्किल है, खासकर जब से जाति आधारित व्यवस्था ने गंभीर सामाजिक भेदभाव किया है। लेकिन हम इन अवधारणाओं के मूल सिद्धांतों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्हीं को देखना है कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था अपनी क्षमता और भूमिका को पहचानना है, वर्ण व्यवस्था अपनी क्षमता और अपनी भूमिका को पहचानना है। ठीक, तो आज के मॉडर्न लाइफ में वर्ण व्यवस्था को डिवीजन ऑफ लेबर और व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, न कि जन्म आधारित भेदभाव के रूप में। तो वर्ण व्यवस्था से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान लेना। ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना, इस रूप में देख सकते हैं, जन्म के आधारित पे नहीं, इस रूप में हमें देखना है। तो पहला जैसे ब्राह्मण व्यवस्था, ज्ञान और विशेषज्ञता का सम्मान। प्रैक्टिकल उपयोग ये है कि आज के समय में इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के महत्व को समझना और लगातार सीखते रहना। ठीक है, आपकी भूमिका क्या होगी कि आप जिस भी फील्ड में हैं तो अपनी फील्ड में मास्टर बनिए, नया सीखिए, किताबें पढ़िए, रिसर्च करिए, किसी भी प्रोफेशन में गहराई से ज्ञान हासिल करिए और विशेषज्ञ बन जाइए। ठीक, उदाहरण के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो नए कोडिंग लैंग्वेज सीखना, जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करना और दूसरों को सिखाना आपके लिए ब्राह्मण धर्म जैसा हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप खबरों में देखते ही होंगे, शिक्षाविद होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं और डॉक्टर होते हैं, लगातार रिसर्च करके समाज को नई दिशा देते हैं। नई नई रिसर्चेस आते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये आज के क्या है, ज्ञान योद्धा है, आज के ज्ञान योद्धा है। जैसे एआई में नए डेवलपमेंट पर जो है कोई लेख या किसी बीमारी पर मेडिकल शोध, ये सब ज्ञान के क्षेत्र की प्रगति है। तो आप ये करेंगे तो आप क्या है, इसका प्रैक्टिकल यूज है, बिल्कुल है। तो आज के संदर्भ में क्या समझना है कि लगातार सीखते रहिए, ज्ञान के महत्व को समझिए और नए नए रिसर्च करते रहिए, पढ़िए, सीखिए और जिस भी फील्ड में है उसमें धमाल मचा दीजिए एकदम। दूसरा, क्षत्रिय नेतृत्व और जिम्मेदारी। ठीक, इसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, जिम्मेदारियां उठाना और अपने मूल्यों की रक्षा करना। आप आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, यूपीएससी क्लियर करना है। ठीक, तो नेतृत्व की क्षमता विकसित करना, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना, ये हो जाएगा। और आपकी भूमिका क्या होगी, मान लीजिए आपकी टीम या समुदाय में लीडर बन गए हैं और आप मुश्किल फैसले लेना होगा आपको, लीजिए फिर मुश्किल फैसले, दूसरों को गाइड करिए और सही के लिए खड़े रहिए, जो राइट है उसके लिए खड़े रहिए। ठीक, और अब मान लीजिए अपनी कंपनी, अपने परिवार या अपने समाज की भलाई के लिए काम करिए। आप यूपी आईएएस ऑफिसर रहे, आप कोई भी चीज रहे, जो जहाँ पे लीडर वाली भूमिका है वहाँ पे इस तरीके से काम करेंगे, इससे ये सीख सकते हैं। क्षत्रिय व्यवस्था से क्या सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं। एक उदाहरण के लिए अगर आप मैनेजर हैं तो अपनी टीम को लीड करना, उनके हितों की रक्षा करना और अपनी कंपनी के लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए क्षत्रिय धर्म होगा। या फिर आप यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर है तो ये आपका क्षत्रिय धर्म होगा। ठीक है, अपनी टीम को लीड करना और उनके हितों की रक्षा करना। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे, पढ़ना है पड़ेगा, तो उसमें आप पढ़ते होंगे ना कि कैसे पुलिस अधिकारी या सेना के जवान या राजनेता जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए काम करते हैं। तो वे नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी अडिग रहते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्षत्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वैश्य, उत्पादकता और आर्थिक योजना। ठीक है, तो प्रैक्टिकल उपयोग ये है कि आर्थिक रूप से उत्पादक बनना,
धन का सृजन करना और समाज की आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है। आपकी भूमिका यहाँ पे क्या आएगी कि अपना काम ईमानदारी से करिए, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनिए और अपने व्यापार और नौकरी के माध्यम से समाज को वैल्यू दीजिए। ठीक है, और नए आइडियाज के साथ उद्यमी बनिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं, कोई आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचिए, ग्राहकों को संतुष्ट करिए और कर्मचारियों को अच्छी सैलरी दीजिए। तो ये क्या होगा? वैश्य धर्म। ठीक। तो खबरों में आप बहुत से बिजनेसेस जो सफल हो जाते हैं उनकी कहानियों के बारे में पढ़ते होंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, ऐसे लेख आते हैं। तो ये सब क्या है? समाज की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने वाले कार्य हैं। शुद्र सेवा और सहयोग। तो इसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है कि हर काम का सम्मान करना। हमें इससे क्या सीखना है कि हर काम का सम्मान करना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और सहयोग की भावना रखना। समझ में आया? हर काम का सम्मान करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और सहयोग की भावना रखना, करने की भावना रखना। ठीक है, तो आपकी भूमिका क्या हो सकती है इसमें कि किसी भी काम को करने में शारीरिक श्रम या सेवा देने में संकोच नहीं करना है। ठीक, तो टीम वर्क में विश्वास रखिए, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहिए। हर प्रोफेशन में सेवा का भाव महत्वपूर्ण होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऑफिस में सहायक हैं, ठीक है, तो अपने सहकर्मियों की मदद करना, ऑफिस को साफ रखना और अपने काम को कुशलता से करना आपके लिए शुद्र धर्म होगा। ठीक, तो हर प्रोफेशन में सेवा की भावना होती है, चाहे वो डॉक्टर हो, शिक्षक हो या सफाई कर्मी। तो यहाँ सेवा की भावना महत्वपूर्ण है। ये सीखना है इनसे कि सेवा की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कहीं भी हो, डॉक्टर है, आप आईएएस ऑफिसर है, शिक्षक है, सफाई कर्मी है, कुछ भी है, तो जो सेवा की भावना है वो सीखना है यहाँ से। ठीक। तो आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही होंगे कि सफाई कर्मचारियों, डिलीवरी पार्टनर्स या स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में लेख आते रहते हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी समाज की सेवा करते हैं। तो उनका योगदान अक्सर कम आंका जाता है, ऐसा होता है, लेकिन वे समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं। सफाई नगर निगम जो साफ सफाई वाले कर्मचारी हैं, वो देखते हैं कैसे मैनहोल्स में जाके सफाई करके आते हैं। बड़ी दिक्कत की बात है उनके लिए, डेंजरस है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अगर वो ना करें तो सड़कों पर एकदम बदबू फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी। तो उनका योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी सैलरी उतनी उनको देते नहीं है लोग, जो कि बहुत खराब चीज़ है। बढ़ा देनी चाहिए सैलरी, सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि वो रीढ़ है मेन। हमें बहुत सारी बीमारियाँ, सफाई करने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखते हैं हमें, नहीं तो हमारा आधा पैसा बीमारियों के इलाज पे ही खर्च हो जाता है। समझ में आया? हाँ, तो ये हमने देख लिया वर्ड व्यवस्था का प्रैक्टिकल यूज। ऐसे पढ़ना है आपको, प्रैक्टिकल हर चीज़ एप्लीकेशन पार्ट में देखना है, अप्लाई कर करके देखना है। अगर आप अप्लाई करके नहीं पढ़ेंगे तो केवल और केवल आप मान लीजिए मैंने आपको वर्ड व्यवस्था पढ़ाया, अब उसमें क्या क्या होता है ये पढ़ा के निकल गया, बहुत ही उथला उथली बात हो जाएगी। ठीक है, जब आप उसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे तब आपके दिमाग की चेतना ऐसे खुलेगी। जब चेतना खुल जाएगी तो आपको रटना नहीं है, फिर तो आप तो ऐसे एकदम मक्खन की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो मक्खन जैसा पढ़ना है ताकि तुरंत तुरंत हाथ फिसले आंसर राइटिंग करते हुए। तो अब आश्रम व्यवस्था के जीवन के चरणों को समझना और संतुलित रहना, इसके प्रैक्टिकल यूज को देखेंगे। हल्का हल्का ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फिर उसके बाद संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था, फोकस और सीखना। तो प्रैक्टिकल उपयोग क्या है आज के समय में इसका? इसका ये है कि नियमित रूप से सीखते रहना और अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपने कुछ सीखा तो उसको अपडेट करते रहिए। अपडेट करने का मतलब क्या है कि समय के साथ बदलते रहिए। जैसे पहले लोग एआई नहीं चलाते थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना फ्रेंडली नहीं थे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई इतना हर जगह पहुंच चुका है, उनको सीखना ही पड़ेगा। तो अपने आप को शिफ्ट करना है, क्या अपडेट करना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। आज की हकीकत है वो, उसको सीखते रहना है। ठीक है, तो ये होता है क्या, नियमित रूप से सीखना और अपने कौशल को लगातार अपडेट करते रहना। आपकी भूमिका क्या होगी कि अपनी पढ़ाई या करियर के शुरुआती दौर में पूरा फोकस क्या है, सीखने पर रखना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और नई स्किल सीखना है और अपने बेस को मजबूत रखना है, फंडामेंटल मजबूत रखना है। और जैसे आप यूपीएससी के क्लासेस करते हैं, फाउंडेशनल क्लासेस करते होंगे, तो जो वो फाउंडेशनल बैच है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाए। फिर जब नई चीज़ें आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। बहुत सारे भारतीय घरों में लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे भारतीय न्यूज़पेपर में टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आता, लेकिन वो पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। ठीक, इसीलिए फाउंडेशनल बैच ढंग से पढ़ना है ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको न्यूज़पेपर समझ में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक नया ग्रेजुएट
एक नया ग्रेजुएट जो अपनी पहली नौकरी में खूब मेहनत से सीखता है, ठीक है, वर्कशॉप अटेंड करता है और अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेता है, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिकल यूज है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अपनी की लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसके बारे में पढ़ा होगा, स्किल अपग्रेडेशन के बारे में पढ़ा होगा, कौशल विकास उनके बारे में पढ़ा होगा, इस पे लेख आते हैं। तो आज की तेज तर्रार दुनिया में क्या है, सीखते रहना ही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है, समझ में आया? सीखते रहना ही सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। देखिए कितनी बड़ी लाइन बोली है मैंने, कि सीखते रहना ही ब्रह्मचर्य है, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा, गृहस्थाश्रम, जिम्मेदारी और संतुलन। प्रैक्टिकल उपयोग क्या है इसका, कि सबसे प्रासंगिक आश्रम है ये। इसका मतलब है कि परिवार, करियर और व्यक्तिगत जरूरतों के बीच संतुलन बनाना। और भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं, मिडिल पाथ। और यहाँ पे गृहस्थ आश्रम क्या सिखा रहा है, मिडिल पाथ, कि परिवार, करियर और व्यक्तिगत जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। तो आपकी भूमिका क्या होगी, अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, बच्चों की परवरिश करना, अपने करियर पर ध्यान देना, और साथ ही सामाजिक रूप से सक्रिय रहना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है परिवार और रिश्तों को भी समय देना है आपको ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी में सफल है लेकिन साथ ही परिवार को भी समय दे रहा है, बच्चों के स्कूल फंक्शन में जाता है, कोई भी इवेंट हो रहा है स्कूल में, बच्चे बोलते हैं पापा आ जाओ, मम्मी आ जाओ, तो पापा मम्मी पहुंच जाते हैं। तो अपने माता पिता का ध्यान रखना। ये सब जो माता पिता बन चुके हैं वो अपने दादा दादी यानी अपने माता पिता का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, वर्क लाइफ बैलेंस से और पेरेंटिंग टिप्स से। यानी वर्क लाइफ बैलेंस, पेरेंटिंग टिप्स और मेंटल हेल्थ पर रोजाना लेख आते हैं। तो ये सब गृहस्थ आश्रम की चुनौतियों और समाधानों से जुड़े हुए हैं, जहाँ आपको काम, परिवार और खुद के लिए समय निकालना होता है, समझ में आया? तो वर्क लाइफ बैलेंस, पेरेंटिंग कैसे होती है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, ये सब चीजें गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ है। तीसरा आता है वानप्रस्थ आश्रम, मार्गदर्शन और परोपकार। का मतलब क्या है, कि जिम्मेदारियों को धीरे धीरे अगली पीढ़ी को सौंपना और अपने अनुभव साझा करना और समाज सेवा में लगाना, ठीक है। यानी अब अगली पीढ़ी जो आ रही है उसको जो भी हमने कुछ सीखा है उसको अपने अनुभव दे देना, और हम अपने आप को समाज की सेवा में लगाएंगे धीरे धीरे। तो आपकी भूमिका क्या है, कि जब आप अपने करियर में के पीक पर हो या रिटायर होने वाले हो, तो नए लोगों को मेंटर करो, अपना ज्ञान बांटो और व्यक्तिगत लाभ से हटकर समाज के बड़े कामों में हिस्सा लेना, जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ जाना, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो है अब कॉलेज में गेस्ट लेक्चर देता है, गेस्ट लेक्चर, फुल टाइम लेक्चरर नहीं है, गेस्ट लेक्चर है, और वंचित छात्रों की मदद करता है। या एक अनुभवी बिजनेसमैन जो नए स्टार्टअप को सलाह दे, ठीक है। तो आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे ना, सीनियर सिटीजन वेलफेयर, मेंटरशिप प्रोग्राम या फिलंथ्रोपी, ये सारी चीजें खबरें आती हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा समाज को वापस देते हैं, वे आधुनिक वानप्रस्थ का उदाहरण है, ठीक। चौथा है संन्यास आश्रम, यानी आंतरिक शांति और आत्मान्वेषण। प्रैक्टिकल यूज क्या है, ये जीवन के अंतिम चरणों में आंतरिक शांति खोजने और भौतिक चीजों के मोह को कम करने पर केंद्रित है, ठीक। जैसे आपकी भूमिका क्या होगी इस पे, कि आप चाहे किसी भी उम्र के हो, कुछ समय जो है आपको आत्मचिंतन, ध्यान और अपनी वास्तविक जरूरतों को समझने के लिए निकालना होगा, ठीक है। यानी भौतिक चीजों के पीछे भागने के बजाय आंतरिक संतुष्टि पर ध्यान देना होगा, आत्म संतुष्टि पर जोर देना है, ठीक। तो ये आपको क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। मरने से डर लगता है ना लोगों को, तो मरने के डर से आप मुक्त हो जाएंगे, ठीक। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति जो है ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाता है, या आध्यात्मिक यात्राओं पे चला जाए, ताकि वो अपने भीतर से जुड़ सके, यानी अपनी चेतना को पहचान सके कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसका एहसास होने लगे धीरे धीरे, ठीक। तो आप जब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअल वेलबींग या ओल्ड एज होम्स में जीवन की गुणवत्ता पर ऐसे लेख आते हैं। तो ये सब क्या बता रहे हैं, कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में शांति और संतोष पा सकता है, समझ में आया? तो कुल मिलाकर क्या बात है, कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के आज के जीवन में जिम्मेदार नागरिक बनने, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने और जीवन के हर चरण में संतुलन बनाए रखने और समाज तथा पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शन है। शाश्वत क्यों बोला, क्योंकि हर समय प्रासंगिक रहने वाला है। ये जो व्यवस्था दी गई है ये हर समय प्रासंगिक रहने वाला है।
तो इसको हल्के में तो ले नहीं सकते, ठीक है, तो हल्के में लेना भी नहीं है। ये सब चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी होगी, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी एक टाइम जब हम अपने जीवन के हर उद्देश्य लक्ष्य को धीरे धीरे पूरा करते चलेंगे, तो कुंठा नहीं होगी। जब कुंठा नहीं होगी तो पूरे मन से हम इन सब में लग सकते हैं, तो पूरा मन होना चाहिए। ठीक, 25 25 25 कितना बढ़िया फेज है, 25 साल तक पढ़ते रहिए जब तक आपका कॉग्निटिव लेवल जो है बहुत हायर लेवल पे न पहुंच जाए। ठीक है, आप देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कार। आप कहेंगे हम संस्कारी नहीं है क्या, हम संस्कार पढ़े। देखिए ये उससे नहीं जुड़ा हुआ है। संस्कार का मतलब कोई एक चीज नहीं होती है, आपका पूरा जन्म से ले मतलब आपके जन्म से पहले से लेके मरने तक, मतलब आप धरती पे आए भी नहीं है, आपके माता पिता आपके आने का प्लान कर रहे हैं, तब से लेकर मरने तक का जीवन जो है संस्कारों में विभाजित किया गया है। कि हर टाइम मतलब इसका मेन गोल ये है कि आपके हर टाइम फ्रेम को, हर मोमेंट को स्पेशल बनाया जाए। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाए, आपके हर मोमेंट को सेलिब्रेट किया जाए, ताकि आपको जो है जीवन जो है उमंगपूर्ण रहे और नीरस जीवन ना हो जाए। तो इसलिए संस्कारों में विभाजित किया गया है पूरी चीजें। तो इसी को देखेंगे, तो संस्कार क्या है, जीवन को बेहतर बनाने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव, या पड़ाव तो है ही, पेजेस तो है ही, और प्रक्रियाएं भी है, प्रोसेस है, उन्हीं को देखेंगे। ठीक, तो कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं। अब हम उन 16 संस्कारों को देखेंगे आज आपको इसका, फिर उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल एक एक संस्कार को पकड़ के सब प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। तो आपको मजा आ जाएगा कि ओ माय गॉड, ऐसे संस्कार है। फिर आप बोलेंगे सबसे कि संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, तो कल्पना करिए कि आपका जीवन एक कच्ची धातु का टुकड़ा है, कच्ची धातु का टुकड़ा है, जैसे लोहा। तो यह धातु अपने आप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसे तराश कर, गर्म करके, पीट कर, पॉलिश कर कर ही आप इसे एक सुंदर और उपयोगी उपकरण बना सकते हैं, जैसे तलवार हो सकता है, गहना हो सकता है। ठीक है, संस्कार भी कुछ ऐसे ही हैं। तो संस्कार उन विशेष अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बेहतर बनाना, उसे शुद्ध करना और समाज के लिए एक योग्य सदस्य बनाना, जैसे आज के समय में एक बेहतर सिटीजन बनाना। ठीक है, तो संस्कार क्या है, एक बेहतर सिटीजन बनाता है लोगों को, तो एक योग्य सदस्य बनाना। तो यह एक तरह से क्या है, व्यक्ति को संस्कारित करना, यानी तराशना और बेहतर बनाना है, ताकि अपने कि वो व्यक्ति क्या करे, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। समझ में आया? अगर आज के समय में हम बोले कि एक बेहतर इंडियन सिटीजन कौन है, जो इन संस्कारों से गुजरेगा, हर पड़ाव को अपने फेस को अच्छे से समझेगा, वो एक बेहतर सिटीजन बन के उभर जाएगा। तो 16 जो संस्कार है एक बेहतर सिटीजन बनाने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एक योग्य सदस्य बनाने के लिए, वहाँ पे योग्य सदस्य है उस वक्त। आज के समय में अगर इसे अप्लाई करेंगे तो एक बेहतर सिटीजन बन के उभरने का एक रास्ता है ये। ठीक, जैसे कोई धातु लोहा है, तो लोहा है, रॉ मटेरियल मिलेंगे उसको। कोई आपको मान लीजिए तलवार वगैरह बनानी है, तो क्या करेंगे, गर्म करेंगे, पीटेंगे, तराशेंगे, पॉलिश करेंगे, फिर चमक के निकलेगा एक तलवार, रोरो नोआ जोरो की तरह। वन पीस देखा है, वन पीस, वन पीस में रोरो नोआ जोरो की जो तलवार है, 3 तलवारों वाला, तो वो बन के निकलेगा। ठीक है, तो रोरो नोआ जोरो की तलवार अगर बनानी हो तो उसके लिए तराशना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, खूब ढंग से पॉलिश करना पड़ेगा, तो तलवार बनेगा। ठीक वैसे ही सिटीजन्स को, आदमी को, व्यक्ति को रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं से गुजर के अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना होता है, जिससे वो एक योग्य सदस्य बन सके। तो संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार उन विशेष अनुष्ठानों, रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाते हैं। और उनका इनका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बेहतर बनाना, उसे शुद्ध करना और उसे समाज के लिए एक योग्य सदस्य बनाना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं संस्कार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो संस्कार का अर्थ देखेंगे और उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य तो पता चल ही गया ना, तो लेकिन डिटेल में थोड़ा देखिए। अर्थ और उद्देश्य, अर्थ समझ में आ गया, संस्कार क्या होते हैं, जीवन को बेहतर बनाना है, एक दो सदस्य बनाना है। तो प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धि, संस्कारों का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के भीतर और बाहर की अशुद्धियों को दूर करना, चाहे वे शारीरिक हो या मानसिक। उदाहरण के लिए, जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं ताकि उसमें अच्छी अच्छी ऊर्जा आए, वैसे ही संस्कार जो है व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करते हैं। गुणों का विकास करना यानी डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज, संस्कार जो है व्यक्ति में अच्छे गुणों जैसे धैर्य, ज्ञान, विनम्रता, जिम्मेदारी, इसको विकसित करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्कूल में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है ताकि उसमें अच्छी आदतें पड़े, तो वैसे ही संस्कार जो है व्यक्ति को गुणों से भरते हैं।
जिम्मेदारियों का बोध, यानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर संस्कार क्या है, व्यक्ति को जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करता है और उसे अपनी नई जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए शादी का संस्कार, विवाह संस्कार, अभी विवाह संस्कार आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसी की बात हो रही है कि शादी का संस्कार व्यक्ति को यह बताता है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने जीवन साथी और परिवार के लिए भी सोचना होगा। ठीक। सामाजिक स्वीकृति और पहचान, यानी सोशल एक्सेप्टेंस एंड आइडेंटिटी। संस्कार क्या करता है, व्यक्ति को समाज में एक विशेष पहचान और स्वीकृति देते हैं और उसे समाज के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए नामकरण संस्कार। ठीक है, नामकरण संस्कार क्या करता है, बच्चों को समाज में एक नाम और पहचान देता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो उद्देश्य और अर्थ तो समझ में आ गया कि क्या है इसका, संस्कारों का। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल यूज भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे। मैंने तो थोड़ा सा बताया हुआ है, लेकिन इसका डिटेल में मैं बताऊंगा आपको। एक एक संस्कार को पकड़ के मेरिट डीमेरिट प्रैक्टिकल यूज देखना पड़ेगा हमें, ताकि आप एग्जाम में जब लिखे हैं तो उत्तर में आग लग जाए। और उत्तर में जब आग लगेगा तभी जाके परीक्षक जो कॉपी चेक करेगा उसके दिमाग में आग लगेगा। जब उसके दिमाग में आग लगेगा तो आपकी कॉपी में आग लगा देगा नंबरों से। नहीं, ये नहीं कि माचिस तेल लगा के जला देगा, वो नहीं करेगा। ठीक है, तो भारतीय परंपरा में कुल 16 प्रमुख संस्कार बताए गए। 16, जो व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक के पूरे जीवन चक्र को कवर करते हैं। ठीक है, अब इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। यानी गर्भाधान यानी प्रेग्नेंट होने से लेके मरने तक, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों को इंक्लूड किया गया है। ये नहीं कि स्त्री को अलग रख दिया गया, दोनों को। ठीक है, तो 16 संस्कार यानी जीवन के 16 महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी 16 फेजेज है। आपके जीवन के कितने फेज है, 16। तो ये 16 संस्कार क्या है, व्यक्ति के जीवन को विभिन्न चरणों में शुद्ध करने, बेहतर बनाने और उसे अपनी भूमिकाओं के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। और ये एक तरह से लाइफ टाइम कोचिंग प्रोग्राम की तरह है। तो समझ में आ रहा है, ये एक तरह से लाइफ टाइम कोचिंग प्रोग्राम की तरह है, जहाँ हर हर पड़ाव पर व्यक्ति को कुछ नया सिखाया जाता है। यानी हर 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 फेज पे एक नया इनोवेटिव चीज सिखाई जाती है और उसे अगले चरण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ 16 संस्कार दिए गए और मैं आपको 16 संस्कार के बारे में अब जा रहा हूँ बताने। पहला है जन्म से पूर्व के संस्कार, यानी इसका नाम जन्म से पहले के जितने संस्कार है उसके बारे में जान लीजिए। मतलब आप मान लीजिए आपको पैदा होना है, तो अभी आप पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, पैदा होने से पहले के कितने संस्कार होंगे उसके बारे में देखेंगे, फिर पैदा होने के बाद कितने संस्कार है उसके देखेंगे, ऐसे करके फेजेस में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो जन्म से पहले के संस्कार हैं, तो ये संस्कार जो है बच्चे के जन्म से पहले ही माता पिता द्वारा किए जाते हैं, ताकि गर्भस्थ शिशु स्वस्थ बुद्धिमान और सद्गुणी हो जाए। ठीक है, तो ये पेरेंट्स करते हैं। तो कौन सा संस्कार है, पहला गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला पहला संस्कार है। इसका उद्देश्य क्या होता है गर्भाधान का, कि स्वस्थ और बुद्धिमान और अच्छे गुण वाले बच्चे की कामना करना और उसे गर्भ में ही सकारात्मक वातावरण देना। ठीक है, यानी मतलब मान लीजिए कि प्रेग्नेंट मतलब गर्भाधान का तैयारी का मतलब, संस्कार का मतलब ये है कि जब मेल और फीमेल एक दूसरे से जो प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन की, वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन भगवान का नाम लेकर। ठीक है, भगवान का नाम लेकर मंत्र उच्चारण करके वो एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर एक माहौल देते हैं बच्चे को। अच्छा माहौल देना कि मतलब कि घर में क्लेश न मचा हो। अब मान लीजिए ये सब करने के बाद महिला गर्भवती होती है, तो माहौल देना घर में, घर में क्लेश न मचाना, गंद न मचाना, जिससे महिला के दिमाग पर असर पड़े और बच्चे पे वो असर जाए। तो एक सकारात्मक माहौल देना, ये गर्भाधान संस्कार में आता है। समझ में आया? तो संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला पहला संस्कार है और इसका उद्देश्य क्या है, स्वस्थ बुद्धिमान और अच्छे गुण वाले बच्चे की कामना करना और उसे गर्भ में ही सकारात्मक वातावरण देना। एग्जाम्पल के लिए, जब माता पिता बच्चे के बारे में योजना बनाते हैं, यानी फैमिली प्लानिंग करते हैं कि हमें बच्चा करना चाहिए, तो माता पिता जब बच्चे के बारे में योजना बनाते हैं और उसे प्रेम और पवित्रता और शुभ शुभ विचारों के साथ गर्भ में धारण करने की प्रार्थना करते हैं। ठीक, तो ये गर्भाधान संस्कार होता है। अभी गर्भाधान संस्कार के बारे में हम डिटेल में करेंगे, प्रैक्टिकल यूज भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अभी मैं क्या दे रहा हूँ, ओवरव्यू। आपको 16 संस्कारों का ओवरव्यू दिया जाएगा अभी, क्योंकि एक एक संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेरेंटिंग पढ़ते हैं ना, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग कैसे की जाती है, पेरेंटिंग की आज क्लासेस चलती हैं बहुत ज्यादा। तो ये जो 16 संस्कार है वो पेरेंटिंग की क्लासेस मान सकते हैं पुराने समय की। अगर समझ में आया, इतना डिटेल और स्ट्रक्चर्ड संस्कार दिए गए हैं पेरेंटिंग का। ठीक है, दूसरा कौन सा संस्कार आता है, ये भी जन्म से पूर्व वाले ही संस्कार है। जन्म से पूर्व वाले संस्कार क्या है, गर्भाधान। और दूसरा है
पुष्पवन, ठीक है, पुष्पवन संस्कार, पुष्पवन संस्कार। तो इसका मतलब ये है क्या है पुष्पन संस्कार के बारे में कि गर्भाधारण के दूसरे या तीसरे महीने में किया जाने वाला संस्कार है। यानी महिला गर्भवती हो गई है, अब उसके दूसरे या तीसरे महीने में किए जाने वाला ये संस्कार है। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भस्थ शिशु को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, विशेषकर लड़के की कामना। ठीक है, उस समय क्या होता था, लड़के की कामना ज्यादा होती थी पुराने समय में, ठीक है। लेकिन आज के समय में अगर आपको ये सब करना है ना, तो ये लड़का लड़की का भेद मिटा के नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। वो पुराने समय में लड़के की कामना ज्यादा रहती थी पुराने टाइम पे, कि उनको वंश चलाना है। तो आज का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको हटा दीजिए, लड़के की कामना वाला हटा दीजिए, और लड़के और लड़की जो भी है सबकी कामना करते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है पुष्पन संस्कार का, कि गर्भस्थ शिशु को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, और विशेषकर लड़के की कामना करना है। यानी पुराने समय में पुत्र को वंश वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। अब के सामने अब क्या कर सकते हैं, अब इसे स्वस्थ संतान के रूप में समझा जा सकता है, कि कोई भी संतान हो स्वस्थ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए गर्भवती महिला के लिए विशेष पूजा अर्चना और आयुर्वेदिक औषधियां देना, ताकि गर्भ में बच्चा स्वस्थ रहे। यानी मतलब उसको अच्छा खान पान खिलाना, अच्छा माहौल देना, पूजा अर्चना करना, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखना है। दूसरे तीसरे महीने में ये सब शुरू हो जाता है। स्वस्थ खाना खिलाना, देखते हैं आपकी गर्भवती महिला के लिए बोलते हैं ना कि गर्भवती महिला को अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो। ये वही है पुष्पन संस्कार। फिर तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, ठीक। ये क्या किया जाता है सीमंतोनयन संस्कार में, गर्भावस्था के चौथे या छठे या आठवें महीने में किया जाने वाला संस्कार, ठीक है। चौथे छठे या आठवें महीने में किया जाने वाला संस्कार है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि गर्भवती माँ की खुशी और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, और इसमें माँ का ध्यान रखना, अच्छे विचार, संगीत और मनोरंजन की ओर आकर्षित किया जाता है, ठीक है। तो सीमंतोनयन संस्कार में क्या किया जाता है, गाना बजाना, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना। माँ जो है अच्छी अच्छी कहानी, अच्छी अच्छी चीजें देखती है, पॉजिटिव चीजें देखती है। ये माता के ऊपर होता है, ठीक है। जब माता के गर्भाधारण की होती है तो माता के ऊपर होता है कि वो अच्छे अच्छे विचार, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी चीजें देखे, अच्छी चीजें सीखे। उस वक्त क्या था, अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि वेदों का पाठ वगैरह उसको सुनाना, नहीं तो भगवानों के ज्ञान वगैरह उनको दिया जाए, ठीक है। यानी पॉजिटिव चीजें उनको, उन पर पॉजिटिव मनोरंजन हो उनका, ताकि बच्चा जो है हेल्दी विकसित हो, स्वस्थ विकसित हो, बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, बच्चा खुश हो सके अंदर। तो ये है सीमंतोनयन संस्कार। उदाहरण के लिए गर्भवती महिला के लिए परिवार द्वारा भजन कीर्तन या मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन करना, ताकि माँ और बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये क्या है, जन्म से पूर्व के संस्कार, ये तीन संस्कार है। ये तीन संस्कार कौन है, जन्म से पहले के, गर्भाधान, पुष्पवन और सीमंतोनयन संस्कार, ठीक है। अब आता है जन्म के बाद के, जन्म के बाद के जन्म के बाद के बचपन के संस्कार है ये, यानी पोस्ट नटाल एंड चाइल्डहुड संस्कार। तो ये क्या होता है, ये संस्कार बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से लेकर उसकी शिक्षा शुरू होने तक किए जाते हैं, ठीक। जो जन्म हो गया है अब आपका, अब कौन सा संस्कार आ रहा है, जात कर्म, जात कर्म संस्कार, ठीक। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किए जाने वाला संस्कार है। इसमें पिता द्वारा बच्चे के होठ पर घी और शहद लगाया जाता है, और उसके दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है। उदाहरण के लिए जब दादा या पिता नवजात शिशु के कान में ओम या कोई शुभ मंत्र फुसफुसाते हैं, और उसे पहली बार कुछ मीठा चखाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं जात कर्म। यानी बच्चा जन्म ले चुका है, उसके कान में मंत्र मंत्र ओम ओम का मंत्र, शुभ मंत्र फुसफुसाते हैं, या उसको मीठा चखाते हैं, छोटा सा शहद वह चटाते हैं ना बच्चे को, चखाते हैं, तो जात कर्म संस्कार है। फिर आता है नामकरण संस्कार, यानी बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन उसे एक नया नाम देने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। यानी नाम का चुनाव अक्सर ज्योतिषी गणनाओं और शुभ अर्थों को ध्यान में रख के किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए परिवार एक साथ बैठकर बच्चे के लिए एक सुंदर और अर्थपूर्ण नाम चुनता है, और फिर एक छोटे से समारोह में उस नाम की घोषणा की जाती है, ठीक। मतलब खुद चुन लेते हैं, फिर एक सभा बुलाते हैं और नाम डिक्लेयर करते हैं कि इसका नाम ये रहेगा। अब आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, जात कर्म संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, निष्क्रमण संस्कार हो गया, ठीक है। तो निष्क्रमण संस्कार में क्या बोलते हैं, बच्चे को पहली बार घर से बाहर ले जाने वाला संस्कार है। यानी सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में ले जाते हैं बच्चे को, तो इससे बोला जाता है निष्क्रमण संस्कार, ठीक। तो ये आमतौर पर कब किया जाता है, जन्म के चौथे महीने में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए
दादा दादी जो है बच्चे को पहली बार आंगन में या बालकनी में सूरज की रोशनी में लाते हैं ताकि उसे बाहरी दुनिया से परिचित करा सके और प्रकृति का आशीर्वाद मिल सके। ठीक, ये है निष्क्रमण संस्कार। फिर अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, इसका मतलब ये है कि बच्चों को पहली बार ठोस भोजन खिलाने का संस्कार है। यानी ठोस भोजन का मतलब है खीर हो गया, दलिया हो गया, ठोस भोजन खिलाना। तो ये आमतौर पर छठे महीने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर बच्चे को चम्मच से पहली बार अनाज से भोजन खिलाते हैं और उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ठीक, तो ये हो गया अन्नप्राशन। फिर होता है मुंडन, चूड़ाकर्म। हम मुंडन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं इसको। तो क्या किया जाता है इसमें, बच्चे के सिर के बालों को पहली बार मुंडवाने का ये संस्कार है, यानी कटवाते हैं बाल। ये पहले तीसरे या पांचवें साल में किया जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को तीर्थ स्थान पर ले जाकर या घर पर ही उसके पहले बाल कटवाए जाते हैं। इसमें माना जाता है कि यह शुद्धि लाता है और बुरी शक्तियों को दूर कर देता है। तो ये मुंडन और चूड़ाकर्म संस्कार है। फिर आता है कर्ण वेद संस्कार। ठीक, इसमें बच्चे के कान छेदने का संस्कार होता है। ठीक है, यहाँ आमतौर पर तीसरे या पांचवें साल में किया जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चे के कान में छोटे कुंडल या बाली पहनाई जाती है और माना जाता है कि इससे कुछ बीमारियों से बचाव होता है और सुंदरता आती है, सौंदर्य बढ़ता है कुंडल पहनने से कान में। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चे के जन्म के बाद करने वाला सब संस्कार है। जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, ये सब। अब आता है शैक्षणिक संस्कार, मतलब एजुकेशन से जुड़ा हुआ संस्कार। ये संस्कार क्या है, बच्चों की शिक्षा और सीखने की यात्रा से जुड़ा हुआ। कौन सा आता है, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार, इसमें क्या होता है कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा जो है शुरू शुरू कराने के लिए किया जाने वाला संस्कार है। इसमें उसे अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को पहली बार स्कूल में दाखिला दिलाना या घर पर ही गुरु या माता पिता द्वारा उसे स्लेट या पेंसिल पकड़ाकर लिखाया जाता है और लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। ठीक, यह है विद्या आरंभ संस्कार। उपनयन संस्कार, यानी जो लड़के को गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने से पहले किया जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उसे यज्ञोपवीत यानी पवित्र जनेऊ। यहाँ पे यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। यज्ञोपवीत का मतलब होता है पवित्र जनेऊ पहनाया जाता है उसे, और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। और इसे जो है द्विज यानी दूसरा नाम, ये जो प्रोसेस है इसे द्विज भी कहते हैं। द्विज यानी दूसरा नाम, क्योंकि यह आध्यात्मिक और वैदिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इसमें यज्ञोपवीत पहनाया जाता है यानी पवित्र जनेऊ पहनाया जाता है और गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, द्विज। द्विज भी बोलते हैं। तो द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म। उदाहरण के लिए, एक लड़का गुरु या पंडित के समक्ष बैठता है, उसे जनेऊ पहनाया जाता है और उससे उसे जीवन के कर्तव्यों तथा ज्ञान प्राप्ति का महत्व समझाया जाता है। यह उसके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का प्रतीक है, उपनयन संस्कार। फिर होता है वेदारंभ। वेदारंभ संस्कार, इसमें क्या होता है, उपनयन संस्कार के बाद वेदों के अध्ययन की विधिवत शुरुआत करने का संस्कार है। वेदों का अध्ययन शुरू होता है पूरा नियम का। एग्जाम्पल के लिए, छात्र को गुरु द्वारा वेदों के श्लोक और उनका अर्थ सिखाना शुरू किया जाता है। ठीक है, गुरु सिखाना शुरू कर देता है छात्र को वेदों का अध्ययन। फिर उसके बाद आता है केशांत या गौदान संस्कार। केशांत या गौदान संस्कार, इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो है जीवन के अंत में दाढ़ी मूछ बनवाने का संस्कार है ये, यानी केस कटवाने का संस्कार। विद्यार्थी जीवन के अंत में, ठीक है, विद्यार्थी जीवन के अंत में दाढ़ी मूछ कटवाने का संस्कार है। यानी क्या है, आप ब्रह्मचर्य आश्रम से हट रहे हैं। 25 साल का एज होता है पढ़ने लिखने का, सीखने का, उस एज से हट रहे हैं। तो जब लास्ट फेज आता है तो क्या होता है, दाढ़ी मूछ कटवाना, केस कटवाने वाला संस्कार है। यानी जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा कर रहा होता है, इसमें गुरु को गाय दान करने का भी प्रावधान था। तो केशांत और गौदान संस्कार करते हैं, मानिए अपने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर लिया, मूछ कटवाना होगा, केस कटवाने होंगे, और इसमें क्या होता था, गुरु को गाय दान की जाती थी। उदाहरण के लिए आज के समय में यही जो है, ये जो केशांत या गौदान संस्कार है आज के समय में, ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दीक्षांत समारोह होता है ना, उसी जैसा है। दीक्षांत समारोह जैसा है, जहाँ छात्र अपने गुरुओं को धन्यवाद करते हैं। फिर आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, इसमें क्या होता है कि शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु के आश्रम से घर लौटने का संस्कार है ये। अब विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, छात्र अपने घर लौटता है और समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार होता है। और यह आज के ग्रेजुएशन सेरेमनी जैसा है, जहाँ छात्र अपनी पढ़ाई पढ़ाई पूरी करके घर लौटता है।
ठीक है, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, ठीक ठीक वैसा ही है ये। तो अब देखिए क्या है, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, अब सब हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, पढ़ाई हो गई, अब क्या होगा, शादी होगी। विवाह और मृत्यु संबंधी संस्कार है अब ये संस्कार क्या है, व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में प्रवेश और उसके जीवन के अंत से जुड़े हुए। तो कौन सा संस्कार आएगा, विवाह संस्कार आता है। ठीक, विवाह संस्कार, इसमें क्या होता है, पुरुष और स्त्री के बीच एक पवित्र बंधन स्थापित करने और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का संस्कार है ये भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। उदाहरण के लिए एक लड़का और लड़की की पारंपरिक शादी, जिसमें फेरे होते हैं, वचन होते हैं और अन्य रस्में शामिल होती है, तो यह है विवाह संस्कार। फिर आता है अंत्येष्टि संस्कार, यानी जिसे बोलते हैं अंतिम संस्कार, यानी राम नाम सत्य हो गया, बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, तो वो क्या है, अंत्येष्टि संस्कार में पहुंच चुके हैं। अंतिम संस्कार, तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार, आमतौर पर दाह संस्कार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करना। कि अब ये जीवन हो गया, अब चलिए अगले जीवन के लिए तैयार हुई है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शव को विधि विधान से अग्नि देना, और फिर क्या करना है, श्राद्ध आदि कर्म करना ताकि उसकी आत्मा को मोक्ष मिले। श्राद्ध होता है ना हमेशा, पितृपक्ष याद है, पितृपक्ष, ये सारी चीजें होती रहती है, ये अंत्येष्टि संस्कार से सब जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि ये जो 16 संस्कार है भारतीय जीवन शैली में एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे सफर को एक उद्देश्यपूर्ण, पवित्र और व्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ठीक है, और इनका लक्ष्य क्या है, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करना था, ताकि वह समाज में एक जिम्मेदार और सद्गुणी सदस्य बन सके और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सके। भले ही आज ये क्या होता है कि आज जो है सभी संस्कार उसी तरह नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो भाव और उद्देश्य है, जीवन के हर पड़ाव को महत्व देना, खुद को बेहतर बनाना और जिम्मेदारियां निभाना जो है आज भी बहुत प्रासंगिक है। ठीक है, आज भले ये 16 संस्कार उतने अच्छे तरीके से नहीं मनाए जाते, लेकिन उसके पीछे का जो मोटिव है, ठीक है, क्या मोटिव है कि जीवन को हर पड़ाव को महत्व देना है, हमें खुद को बेहतर बनाना है, जिम्मेदारियां निभानी है, तो ये चीजें तो आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे 16 संस्कार को, ये मैंने ओवरव्यू दे दिया, समझ में तो आ गया होगा। एक एक संस्कार को पकड़ेंगे और उसका गुड अवगुण, मेरिट डीमेरिट, प्रैक्टिकल यूज, सारी चीजें देखते हुए सब सब हम सब सारी चीजें समझाएंगे डिटेल में, एक एक करके। ठीक है, गर्भाधान से शुरू कर, संस्कार से शुरू करके अंत्येष्टि तक जाएंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे संस्कारों को लेके कि संस्कार होते क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक संस्कार पकड़ते हैं और सबको निचोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संस्कार देखिए आज पूरे तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूँ ना, तो आज नहीं होंगे, हो सकता है 3 4 5 संस्कार हम पूरे कर लें डिटेल में, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा करेंगे, मतलब एक वीडियो में तो ये पूरा नहीं होने वाला है, अगला एक क्लास और लगेगा इसमें संस्कार पूरा करने में, तो हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से करना है, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लें और चले जाए। ठीक है, तो ये क्या है, गर्भाधान संस्कार, सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान, और ये सबसे मौलिक संस्कार माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था मैंने गर्भाधान संस्कार के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखिए। ठीक है, यानी नए जीवन के स्वागत की पवित्र शुरुआत होती है इससे। कल्पना करिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसमें सबसे सुंदर और स्वस्थ फूल खिले, तो आप क्या करेंगे, आप बस बीज ऐसे ही कहीं भी नहीं फेंक देंगे, ये तो होगा ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सही समय, सही जगह और सही तरीके से जमीन को तैयार करेंगे, फिर सबसे अच्छे बीज चुनेंगे और फिर उन्हें बड़े प्यार और ध्यान से बोएंगे। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ठीक है, गर्भाधान लेकिन क्या है, यह एक नए मानव जीवन के लिए होता है, गर्भाधान संस्कार भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन क्या होता है कि हमें एक मनुष्य को जन्म देना है ना, मनुष्य जन्म के लिए एक पूरा मानव जीवन तैयार करना होता है। ठीक, तो उसके भी लिए भी बहुत ही सही समय, सही चीजें देखकर ही करना होता है सारी चीजें। ठीक, तो गर्भाधान संस्कार जो है बच्चे के माता पिता बनने की पहली सीढ़ी है। तो यह वह पवित्र क्रिया है जब पति अपने पत्नी बच्चे की इच्छा से शारीरिक मिलन करते हैं, ठीक, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं होती है, सभी को लगता है केवल शारीरिक क्रिया है आज के समय में, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि केवल शारीरिक क्रिया नहीं होती है, बल्कि एक आध्यात्मिक और मानसिक तैयारी भी है, जहाँ वो एक स्वस्थ, गुणवान और संस्कारवान बच्चे के आगमन की प्रार्थना और कामना करते हैं। ठीक है, तो ये वो उस क्षण को पवित्र बनाने और नए जीवन के लिए एक सकारात्मक और शुद्ध वातावरण बनाने पर केंद्रित होता है। ठीक है, समझ में? तो गर्भाधान का उद्देश्य और महत्व क्या है, उत्तम संतान की कामना।
ठीक है, यानी माता पिता सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है बुद्धिमान हो, हेल्दी हो, अच्छा हो, अच्छे गुणों वाला हो, नेक हो, ये सारी चीजें हो। तो गर्भाधान संस्कार जो है इसी इच्छा और प्रार्थना को दर्शाता है। इसका महत्व ये है कि ये बताता है कि भारतीय संस्कृति में संतान को केवल भाग्य पे नहीं छोड़ा जाता था, ठीक, बल्कि उसके गुणों के लिए प्रारंभिक स्तर पर भी ध्यान दिया जाता था। उदाहरण के लिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपका घर मजबूत बने, तो आप उसकी नींव को सबसे पहले जो है सही से बनाते हैं। तो गर्भाधान संस्कार बच्चे के जीवन की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करने जैसा है, ठीक। और क्या है, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी करना, ठीक है। तो यह संस्कार क्या है, पति और पत्नी को शारीरिक मिलन से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। वे सोचते हैं कि वे एक नई आत्मा को इस दुनिया में लाने वाले हैं, और देख रहे हैं, एक नई आत्मा को दुनिया में लाने वाले हैं। और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वे पवित्र विचारों और सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये क्रिया करते हैं। इसका महत्व भी माना जाता है कि माता पिता के विचार और भावनाएं बच्चे पर प्रभाव डालती है। यदि माता पिता पवित्र मन से और अच्छे विचारों के साथ मिलन करते हैं, तो वे बच्चे में वे गुण आ जाते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक क्लास में पढ़ने से पहले एक शिक्षक जो है मानसिक रूप से खुद को तैयार करता है, यानी पढ़ाने से पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार कराता है, और सोचता है कि उसे बच्चों को क्या अच्छा सिखाना है। गर्भाधान संस्कार भी एक नए जीवन के लिए ऐसे ही एक मानसिक तैयारी है, ठीक। और क्या होता है, संबंधों का पवित्रीकरण होता है। यानी यह संस्कार बताता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि एक पवित्र और आध्यात्मिक बंधन भी है, और जिसका एक बड़ा उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। यह उनके मिलन को एक सामान्य क्रिया से ऊपर उठाकर एक धार्मिक और उद्देश्यपूर्ण क्रिया बना देता है, ठीक है। और इसका महत्व ये है कि ये रिश्ते में प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए, शादी का रिश्ता सिर्फ क्या है, साथ रहना नहीं होता, एक दूसरे का सहयोग करना, परिवार की नींव रखना। गर्भाधान संस्कार इस रिश्ते को एक महत्वपूर्ण पवित्रता को दर्शाता है, ठीक। और दोषों का निवारण भी करता है। कैसे? अगर कोई है तो कर देगा। जैसे कुछ मान्यताओं के अनुसार क्या होता है, यह संस्कार माता पिता के पिछले कुछ अनजाने या सूक्ष्म दोषों को दूर करने में मदद करता है, ताकि आने वाला बच्चा शुद्ध और स्वस्थ हो, ठीक है। इसका महत्व ये है कि यह एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर करता है, और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो गर्भाधान संस्कार कैसे किया जाता था, ठीक है, प्रोसेस देखिए। क्या किया जाता था कि आमतौर पर बहुत ही व्यक्तिगत और निजी संस्कार होता था ये। इसमें कोई भी बहुत बड़ा सार्वजनिक समारोह नहीं होता था। सामाजिक समारोह कौन करेगा ये गर्भाधान संस्कार में, समझ रहे हैं, ठीक। तो ये शुभ मुहूर्त देखा जाता था। शुभ मुहूर्त जैसे शास्त्रों में गर्भाधान के लिए कुछ शुभ समय और नक्षत्र बताए गए हैं, ताकि बच्चे का जन्म भी शुभ समय पर हो। और पवित्र वातावरण, यानी पति पत्नी शुद्ध मन और शरीर के साथ होते थे, यानी हाइजीन का ध्यान रखा जाता था। और वे ईश्वर का स्मरण करते थे, याद करते थे भगवान को, और अच्छे विचारों को मन में लाते थे। फिर मंत्र पाठ करते थे, कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता था, ताकि बच्चे में दिव्य गुण आए और वह स्वस्थ हो, ठीक। आज के समय में गर्भाधान संस्कार की प्रासंगिकता देखिए। तो आज क्या होता है, आज भले ही लोग जो है पूरे विधि विधान से गर्भाधान संस्कार नहीं करते, ठीक है, आज नहीं करते, लेकिन इसके पीछे के विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। जैसे योजनाबद्ध पेरेंटहुड, यानी बच्चे की प्लानिंग करना। आज भी समझदार जो माता पिता होते हैं, बच्चे की प्लानिंग से पहले अपनी सेहत, आर्थिक स्थिति और मानसिक तैयारी पर ध्यान देते हैं, ऐसा करते हैं। और ये गर्भाधान संस्कार के ही एक आधुनिक रूप जैसा है। जैसे सेहत का जांच कराना, यानी फुल बॉडी चेकअप करा लेना, अपना कोई बीमारी तो नहीं है, HIV टेस्ट करा लेना, ये सारी चीजें करा के फिर बच्चे का प्लानिंग करना, ठीक है। तो गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आज क्या होता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं ना कि गर्भधारण से पहले माता पिता को अपनी शारीरिक जांच कराएं, स्वस्थ आहार लें, बुरी आदतों से दूर रहें, शराब और आप सिगरेट मत पीजिए क्योंकि बच्चे पर असर पड़ेगा। तो यह स्वस्थ व संतान की कामना और तैयारी का हिस्सा है, ठीक है। और सकारात्मक मानसिकता, ये भी माना जाता है आज कि गर्भवती माँ की मानसिक स्थिति और विचार जो है बच्चे पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उसे खुश रहना, तनाव मुक्त रहने की सलाह दी जाती है। और यह गर्भाधान संस्कार के पवित्र वातावरण बनाने के सिद्धांत से मिलता जुलता है पूरी तरीके से। पवित्र वातावरण वाला हिस्सा था ना। तो गर्भाधान संस्कार नए जीवन के स्वागत की एक बहुत ही संवेदनशील, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण शुरुआत है, जहाँ माता पिता एक उत्तम संस्कारवान संतान के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को तैयार करते हैं। तो जो फैमिली प्लानिंग हो गई, अपना खुद का सेहत का जांच करना, ये कितना साइंटिफिक है, पहले से ही सब बताया गया है।
तो आज के संदर्भ में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि आज इतना योजनाबद्ध विधि विधान से ये सब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो हाइजीन मेंटेन करना हुआ, फैमिली प्लानिंग करना हुआ, ये सब का तो ध्यान रखा ही जा सकता है। तो गर्भाधान संस्कार आज के जीवन में उपयोग देखना है, इसके फायदे और नुकसान भी देखना है। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार आज के समय में इसका व्यवहारिक उपयोग, फायदे और नुकसान देखिए। जैसा हमने गर्भाधान संस्कार के बारे में बात की ना कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक सचेत और पवित्र शुरुआत है। तो आज के मॉडर्न जीवन में इसे हुबहू पुराने तरीके से करना जो है शायद हर किसी के लिए संभव ना हो, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों को लागू करना फायदेमंद हो सकता है। व्यवहारिक उपयोग क्या है इसका, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि आज के समय में गर्भाधान संस्कार के सिद्धांतों को हम कुछ तरीके हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे योजनाबद्ध पितृत्व या मातृत्व यानी प्लान्ड पेरेंटहुड। तो यह सबसे सीधा उपयोग है। ठीक है, प्लानिंग करना बच्चे की। पुराना विचार क्या है, शुभ मुहूर्त देखना, पवित्र मन से मिलन करना। ठीक है, आज का उपयोग क्या है, बच्चे की योजना बनाने से पहले मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से खुद को तैयार करना। यहाँ देख रहे हैं आर्थिक, मतलब आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मन ठीक होना, शुद्ध होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, और आप धन भी होना चाहिए आपको, ताकि उस बच्चे की बच्चा होने के बाद उसकी परवरिश भी कर सके। ठीक है, तो आज का उपयोग क्या है कि बच्चे की योजना बनाने से पहले मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से खुद को तैयार करना, और यह सोचना कि क्या आप एक बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, क्या आपका रिश्ता मजबूत है, और क्या आप भावनात्मक रूप से तैयार है। तो ये अंधाधुंध बच्चा पैदा करने के बजाय जिम्मेदार पेरेंटिंग की नींव रखता है। ये जो अंधाधुंध बच्चे पैदा करते हैं ना बेवकूफ़ों की तरह, तो वो बेवकूफ़ियत ना हो और जिम्मेदार पेरेंटिंग हो। अवेयरनेस नहीं होती ना, बच्चों की प्लानिंग कैसे की जाती है, बच्चों को क्या देना चाहिए। उन्हें लगता है कि बच्चा भगवान का प्रसाद है, ले लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर देते हैं, तो नहीं करना चाहिए। पढ़ा लिखा होना, देखिए कितना साइंटिफिक पहले से ही बता गया है कि गर्भाधान संस्कार कैसे करना है। तो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सारी चीज़ें तो मजबूत रहिए, शरीर से मजबूत रहिए, शरीर से ढीले हैं मत करिए बच्चा, क्योंकि बच्चे पे असर पड़ जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो गर्भाधान पूर्व स्वास्थ्य यानी प्री कॉन्सेप्ट हेल्थ। पुराना विचार क्या है, शरीर और मन की शुद्धि। गर्भाधान पूर्व स्वास्थ्य, गर्भाधान से पहले स्वास्थ्य। ठीक है, पुराना विचार क्या है, शरीर और मन की शुद्धि। आज का उपयोग क्या है कि बच्चा प्लान करने से पहले दोनों पार्टनर का डॉक्टरी चेकअप करवाना, स्वस्थ आहार लेना, बुरी आदतों यानी शराब या सिगरेट वगैरह पी रहे हैं उससे दूर रहना, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, मानसिक तनाव कम करना, और यह सुनिश्चित करना कि बच्चे को एक स्वस्थ शुरुआत मिले। ठीक, तो सकारात्मक मानसिक वातावरण, पॉजिटिव मेंटल एनवायरनमेंट। पुराना विचार क्या था, पवित्र विचारों और मंत्रों के साथ मिलन। आज का उपयोग क्या हो सकता है कि जब आप बच्चे की योजना बना रहे हो या गर्भधारण हो जाए, तो सकारात्मक रहना, खुश रहना और तनाव से बचना। यह मानना कि आपके विचार और भावनाएं बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए, अच्छा सोचिए, ये सब करिए। रिश्ते की मजबूती और उद्देश्य। पुराना विचार क्या था कि पति पत्नी के रिश्ते को पवित्र बनाना है। ठीक, आज का क्या है, बच्चे के आगमन को अपने रिश्ते को और गहरा करने का एक मौका मानना। ठीक है, और यह समझना कि आप दोनों मिलकर एक नए जीवन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जिससे आप दोनों के बीच का बंधन और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जब ये इस लेवल पे जाके अपने सेंस को ब्रॉडर लेवल पे जाके सोचेंगे कि हम एक आत्मा को जन्म दे रहे हैं, नई आत्मा धरती पे आ रही है। ठीक है, एक नई आत्मा धरती पे आ रही है और हम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच के पति पत्नी की और मजबूत होती जाती है। अब संभावित फायदे देखिए, पोटेंशियल प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट्स क्या है। गर्भाधान संस्कार के सिद्धांतों को लागू करने से पहले हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। कई फायदे मिलते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ शिशु, फिजिकली हेल्दियर बेबी। जब माता पिता स्वस्थ होंगे और पहले से तैयारी करेंगे, तो बच्चे के स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप न्यूज में पढ़ते होंगे ना कि मातृत्व और शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृत्व और शिशु शिशु मृत्यु दर में कमी, यानी रिडक्शन इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या स्वस्थ गर्भावस्था के लिए पोषण अभियान। ये खबरें देखते हैं, तो ये प्रयास सीधे तौर पर गर्भाधान संस्कार के स्वास्थ्य पहलू को दर्शाते हैं। समझ में आया? ये जो ये सब चीजें आप पढ़ते हैं ना, तो गर्भाधान संस्कार से जुड़े हुए हैं। ठीक, और मानसिक रूप से संतुलित और गुणवान शिशु। ठीक है, मेंटली बैलेंस एंड वर्चुअस बेबी। ये माना जाता है कि माता पिता की सकारात्मक मानसिकता और अच्छे विचार बच्चे के स्वभाव पर असर डालेंगे। ठीक है, शांत और खुश माता पिता से बच्चे भी स्थिरता और अच्छे गुण आने की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है। उदाहरण के लिए न्यूज में आप पढ़ते होंगे कि गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य का महत्व, ऐसे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे लेख आते हैं, या शिशु के प्रारंभिक विकास पर पेरेंटिंग का प्रभाव। ठीक, तो इस पे बल क्या देते हैं, गर्भाधान संस्कार से जुड़े होते हैं। पेरेंटिंग की जिम्मेदारी की भावना, यानी इंक्रीज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेरेंटिंग। तो इसमें यह है कि यह संस्कार जो है हमें अंधाधुंध बच्चा पैदा करने के बजाय जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी बच्चे एक और दो ही हों और हम उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, ये इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक नहीं, क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएं, ये नहीं कि हम क्वांटिटी बढ़ा दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम कुछ नहीं। तो क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो जिम्मेदार माता पिता बनने के लिए प्रेरित करता है। इससे क्या होता है, अनचाहे गर्भाधारण गर्भधारण और उसके नकारात्मक परिणामों को कम किया जा सकता है। पारिवारिक संबंधों में स्थिरता, यानी स्टेबिलिटी इन फैमिली रिलेशनशिप। जब बच्चे का आगमन योजनाबद्ध और पवित्र भावना से होता है तो पति पत्नी के बीच संबंध जो है मजबूत होता है, जिससे परिवार में स्थिरता आती है। सोशल बेनिफिट, एक स्वस्थ और संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण होता है, ठीक, जो अंततः समाज को बेहतर बनाता है और कम सामाजिक समस्याओं और अधिक जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण होता है। समझ में, ये सब फायदे होते हैं गर्भाधान संस्कार के। नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है, देख लीजिए। अगर गर्भाधान संस्कार को उसके आधुनिक लचीले रूप में न देखकर केवल कठोर पारंपरिक रूप में ही देखा जाए या गलत तरीके से समझा जाए तो उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, पुरानी पीढ़ी वाला अपना के वही चीज अपना लिया जाए पूरी तरीके से, मतलब उसका सेंस हमें अपनाना चाहिए, ना कि पूरी। आज के टाइम बदल चुका है, उस वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। ठीक है, तो वो जो गर्भाधान संस्कार था उसका सेंस पकड़ लेना है, मूल भावना क्या है, मूल भावना को पकड़ के आज के रूप में अप्लाई कर देना है। अगर एज इट इज अप्लाई कर देंगे तो उससे कुछ नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अंधविश्वास और अनावश्यक दबाव। ठीक, नुकसान क्या होगा, यदि लोग जो है शुभ मुहूर्त या जटिल विधि विधानों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं तो ये क्या है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। अगर कोई मुहूर्त चूक गया तो अनावश्यक जो है मन में मानसिक तनाव या चिंता हो जाएगी कि अरे यार मुहूर्त छूट गया, अब तो गड़बड़ हो गया। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कई बार अखबारों में आप ज्योतिषी सलाह पर निर्भरता या अंधविश्वास के कारण हुए नुकसान की खबरें पढ़ते हैं। जहां लोग वैज्ञानिक सलाह को छोड़कर केवल ज्योतिष पर निर्भर हो जाएंगे ना, जिससे स्वास्थ्य अन्य समस्याएं हो सकती है। तो वैज्ञानिक सलाह अपनाना है, समय के साथ बदल रहा है सारी चीजें, तो हमें वैज्ञानिक सलाह पे शिफ्ट करना है। ठीक, और गर्भाधान का जो मूल भावना है उसको पकड़ना है और वैज्ञानिक सलाह के साथ उसे आज अप्लाई करना है, ये पकड़ना है। नहीं तो अगर एज इट इज पकड़ के चलेंगे, मुहूर्त छूट गया तो मानसिक तनाव होगा, अवैज्ञानिक हो जाएंगे पूरी तरीके से, दिक्कत होगी। वो उस समय के लिए बहुत वैज्ञानिक था, गर्भाधान संस्कार उस समय के लिए काफी वैज्ञानिक था, क्योंकि वो उनका सारा जो प्रोसेस था उसी तरीके से चलता था। ठीक, लेकिन उसे आज अप्लाई करना गड़बड़ हो जाएगा। उसका हमें सेंस पकड़ना है गर्भाधान संस्कार का, वैज्ञानिक सलाह लेनी है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, उसके बाद उसको अप्लाई कर देना है ऐसे। ठीक, भेदभाव या अपवर्जन, यानी डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। नुकसान क्या होने वाला है कि अगर इस संस्कार को केवल कुछ खास वर्ग या जाति के लिए ही जरूरी माना जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, सामाजिक भेदभाव को बढ़ा सकता है, बढ़ावा देगा। जैसे कि अतीत में वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ था ये, कुछ खास वर्ग ही करते थे ऐसा कि एक निश्चित समय होगा, ये संस्कार होंगे, पूरा व्यवस्था के साथ चलेगा सब कुछ। ये अतीत में वर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ, जो मतलब वो स्टार्टिंग वाला नहीं, जो बीच वाला फेज था जिसमें बहुत ज्यादा शोषण हुआ, उस व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो सकता है, साथ हुआ था। ठीक, तो यह धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाले और न मानने वाले लोगों के बीच एक अंतर पैदा कर सकता है। समझ में आया। मानसिक तनाव यदि परिणाम आशा के अनुरूप न हो, यानी मेंटल स्ट्रेस इफ आउटकम आर नॉट एज अ होप। नुकसान क्या होगा, यदि माता पिता उत्तम संतान की अधिक अपेक्षा कर लेते हैं, ठीक, और बच्चा किसी कारणवश उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, जैसे कोई स्वास्थ्य समस्या हो गई, तो उन्हें अत्यधिक निराशा और तनाव हो सकता है। तो ये क्या है, उत्तम संतान की अवधारणा का एक दबाव बना सकता है। समझ में आया? और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अनदेखी हो जाएगी, इग्नोरिंग द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। नुकसान क्या होगा, यदि केवल पारंपरिक अनुष्ठानों पर ही ध्यान दे दिया जाए और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सलाह को अनदेखा किया जाए। ठीक है, जैसे प्री नेटल चेकअप, न्यूट्रिशन, इन सबको अनदेखा किया जाए, ये बच्चे और माँ के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक, तो ऐसी खबरें जब आप पढ़ते हैं ना, जहाँ वैज्ञानिक चिकित्सा की अनदेखी के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हुई, या बच्चा का जन्म ले रहा है और बच्चा जन्म लेते ही गुजर गया, ठीक, ये अनदेखी, इस तरीके की अनदेखी करना। तो कुल मिलाकर क्या बात है,
ये गर्भाधान संस्कार का आधुनिक संदर्भ में सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें सचेत, जिम्मेदार और सकारात्मक पेरेंटिंग की ओर धकेलता है। ये हमें सिखाता है कि बच्चे का आगमन एक पवित्र और महत्वपूर्ण घटना है, जिसके लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक तैयारी जरूरी है। यदि हम इसके मूल नैतिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को अपनाते हैं और अंधविश्वास तथा कठोरता से बचते हैं, तो यह हमें और भावी पीढ़ियों के लिए बहुत लाभकारी हो सकेगा। ठीक है, तो बहुत ही साइंटिफिक है ये, लेकिन यूज कैसे करना है आज इसका, उसको भी ध्यान देना है। ठीक है। अब पुष्पन संस्कार को देखते हैं डिटेल में। हर संस्कार को केवल एकदम ऐसे नहीं पढ़ लेना कि वो माय गॉड परम तत्व मिल गया। समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ साथ मूल चीजों को पकड़ना है, लेकिन उसको रिफॉर्म करने के साथ पकड़ना है। ठीक है, ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। ठीक। तो पुष्पन संस्कार 16 संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार ये भी है, जो गर्भाधान संस्कार के बाद आता है। ये गर्भाधान संस्कार के बाद वाली स्थिति है। तो गर्भ में शिशु के स्वस्थ विकास और गुणों की कामना की जाती है। कल्पना करिए कि आपने अपने बगीचे में एक बहुत ही कीमती बीज बोया है। बीज तो बो दिया, लेकिन क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तो जवाब क्या इसका आएगा, नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो आप उसकी विशेष देखभाल करेंगे। ठीक है, आप उसे सही मात्रा में पानी देंगे, धूप और छाया का ध्यान रखेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे, ताकि वह बीज एक मजबूत और स्वस्थ अंकुर के रूप में विकसित हो सके। ये करेंगे। तो पुष्पन संस्कार भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह गर्भ में पल रहे शिशु और उसकी माँ के लिए होता है। तो आसान भाषा में ये है कि पुष्पन संस्कार वाला नुकसान है जो गर्भाधान के बाद आमतौर पर गर्भधारण के दूसरे या तीसरे महीने में तब किया जाता है, जब यह माना जाता है कि गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण हो रहा होता है और उसका मानसिक विकास शुरू हो रहा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, उसे पुष्ट करना और उसमें अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए कामना करना है, और साथ ही माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ठीक। तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षा और पोषण का एक तरह का आशीर्वाद है पुष्पन संस्कार। ठीक। इसका उद्देश्य और महत्व देखना है हमें कि पुष्पन संस्कार का महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु का शारीरिक विकास और सुरक्षा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ये क्या सुनिश्चित करता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बने। इसमें किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभावों से बचना शामिल हो जाता है। इसका महत्व ये होता है कि प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, तो ये संस्कार जो है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच माना जाता था। ठीक है, यह गर्भ में ही बच्चे की सेहत के लिए प्रार्थना और उपाय करने का पे केंद्रित था। ठीक। उदाहरण के लिए, जैसे आज के समय में गर्भवती महिला को डॉक्टर जो है फोलिक एसिड या अन्य विटामिन लेने की सलाह देते हैं, ताकि बच्चे का दिमाग और शरीर सही से विकसित हो। पुष्पन संस्कार एक तरह से बच्चे के आंतरिक पोषण और सुरक्षा के लिए किया जाने वाला आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय है। ठीक है। अब देखना क्या है कि गर्भस्थ शिशु का मानसिक और बौद्धिक विकास, इसका महत्व है। तो यह संस्कार क्या है, विशेष रूप से बच्चे के मानसिक और बौद्धिक गुणों को बढ़ाने पर केंद्रित होता था, और माना जाता था कि इस दौरान किए गए अनुष्ठान माता पिता के विचार बच्चे में अच्छे संस्कार डालते हैं। और इसका महत्व दर्शाता है कि भारतीय परंपरा में शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास को भी उतना ही महत्व दिया जाता था, और वो भी गर्भ में ही। उदाहरण के लिए, पौराणिक कथाओं में जो है अभिमन्यु की का अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त करना, ये सुना होगा ना आपने महाभारत में, कि अभिमन्यु जो था अपनी माँ के गर्भ में ही था और चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त करना इसी अवधारणा से जुड़ा हुआ है कि गर्भ में भी बच्चा सुनता और सीखता है। ठीक। तो आधुनिक विज्ञान में भी माना जाता है कि माँ का तनाव मुक्त रहना और सकारात्मक विचार रखना बच्चे के मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव डालता है, और पुष्पन संस्कार यही वातावरण बनाने में मदद करता था। ठीक है। और पुत्र रत्न की कामना से जुड़ा हुआ है। पुत्र, पुत्री नहीं, पुत्र उस समय का, लेकिन आज के समय में पुत्र पुत्री का भेद मिटा के आप दोनों कामना करिए। ठीक है, तो कुछ प्राचीन ग्रंथों में क्या है, पुष्पन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पुष्पन शब्द का पुत्र प्राप्ति से जोड़ा गया है। ठीक है, पुष्पन का शाब्दिक अर्थ कुछ ग्रंथों में पुत्र प्राप्ति से जोड़ा गया है, और यह समाज में पुत्र की प्रधानता को दर्शाता है। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा एक स्वस्थ और गुणी संतान प्राप्त करना ही रहा है। ठीक है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। ठीक है, महत्व इसका ये है कि यह पहलू आज के समय में लैंगिक समानता की अवधारणा से टकरा सकता है। ठीक। हालांकि मूल भावना एक पुष्ट और शक्तिशाली संतान की कामना ही थी, ये ध्यान रखिएगा। तो माँ के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। तो यह संस्कार जो है गर्भवती माँ की शारीरिक और मानसिक
स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण था। यह माँ को शक्ति और सकारात्मकता प्रदान करता था, ताकि वो गर्भावस्था की चुनौतियों का सामना कर सके। ठीक है, और ये दर्शाता था कि संस्कृति में माँ के स्वास्थ्य और कल्याण को कितना महत्व दिया जाता है। ये महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो पुष्पन संस्कार किया कैसे जा सकता है? इसका समय क्या है कि आमतौर पर गर्भाधारण के दूसरे या तीसरे महीने में। और विधि क्या होती थी? इसमें विशेष जड़ी बूटी जैसे वट वृक्ष की कोपले, जौ, तिल का उपयोग किया जाता था, जिन्हें पीस कर माँ को दिया जाता था। साथ ही कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाता था, ताकि गर्भस्थ शिशु में अच्छे गुण आए और वह सुरक्षित रहे। इसमें पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती थी। ठीक है, तो वातावरण कैसा होना चाहिए था कि यह संस्कार जो एक शांत और पवित्र वातावरण में परिवार के सदस्यों और पुरोहितों की उपस्थिति में किया जाता था। पंडितों के, पुरोहित। ठीक। और आज के समय में पुष्पन संस्कार की प्रासंगिकता देखिए क्या होता है। आज तो यह है विधि विधान से नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये तो फैक्ट है। लेकिन पुष्पन संस्कार को उसके पारंपरिक विधान से न करते हुए, लेकिन उसके पीछे के विचार जो आज भी प्रासंगिक है, मतलब मूल भावना जो है आज भी प्रासंगिक है, और उन्हें आधुनिक जीवन में लागू करना चाहिए और किया जा सकता है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य, यानी गर्भवती माँ का संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और नियमित डॉक्टरी जांच करना ही आज के समय का पुष्पन है। तो यह सुनिश्चित करता है कि शिशु का शारीरिक विकास सही से हो। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर गर्भवती महिला को विटामिन सप्लीमेंट लेने या हेल्दी डाइट फॉलो करने की सलाह देते हैं, तो यह सीधे तौर पर पुष्पन संस्कार के बच्चे को पुष्ट करने के उद्देश्य को पूरा करता है। ठीक। और गर्भावस्था में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, गर्भवती माँ का तनाव मुक्त रहना, सकारात्मक सोचना, संगीत सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना बच्चे के मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, और ये सीधे तौर पर पुष्पन संस्कार के बच्चे में गुणों के विकास वाले पहलू से जुड़ा हुआ है। ठीक। उदाहरण के लिए, आज के प्री नेटल योगा, माइंडफुलनेस और प्रेगनेंसी, हैप्पी प्रेगनेंसी जैसे कॉन्सेप्ट बहुत लोकप्रिय है, जहाँ माँ के मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है, ताकि वो शांत रहे और बच्चे को सकारात्मक ऊर्जा मिले। ठीक है। और बच्चे के भविष्य के लिए कामना करना, यानी हर माता पिता आज भी चाहते हैं कि उनका बच्चा बुद्धिमान, स्वस्थ और अच्छे संस्कारों वाला हो। तो पुष्पन संस्कार की भावना आज भी हर पेरेंट के दिल में होती है। उदाहरण के लिए, माता पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए अच्छे स्कूलों, अच्छे माहौल की कल्पना करते हैं और उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, और यह भी इस संस्कार की एक आधुनिक अभिव्यक्ति है। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि पुष्पन संस्कार नए जीवन के नाजुक प्रारंभिक चरणों में गर्भस्थ शिशु और माँ के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गुणों के विकास के लिए प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रयास था। ठीक है। और इसके मूल सिद्धांत में स्वास्थ्य, सुरक्षा और सकारात्मक विकास की कामना है। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, भले ही उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से लागू किया जाए। अगर इन्हें वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाता है तो क्या होगा? जबरदस्त तरीके से अपने जो पारंपरिक चीजें हम उनको साथ में ले सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से उसको गुना मिला के आगे वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे जो हमारे प्राचीन काल की जो धरोहर है वो बिगड़ेगी नहीं, और वैज्ञानिक तरीके से आज उसको अप्लाई करके आगे वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं, तो भी बेहतर जीवन चलेगा। ठीक। तो पुष्पन संस्कार का प्रासंगिकता देखेंगे। प्रासंगिकता हुई तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन व्यवहारिक पहलू देखना जरूरी है। तो पुष्पन संस्कार का आज के जीवन में इसका व्यवहारिक पहलू, तो पुष्पन संस्कार का मूल उद्देश्य क्या है? गर्भस्थ शिशु और गर्भवती माँ के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास पर ध्यान देना। ठीक। तो आज के समय में विधि विधान से न करें, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। तो व्यवहारिक उपयोग देखिए, पुष्पन संस्कार की अवधारणा को आज हम इन मुख्य तरीकों से अपनाएंगे। कौन सा तरीका है? नियमित चिकित्सा जांच, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। प्राचीन उद्देश्य क्या था? गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा और पुष्टि के लिए धार्मिक अनुष्ठान करना। आज का उपयोग क्या है? यह सबसे सीधा और वैज्ञानिक तरीका है। नियमित रूप से डॉक्टरों के पास जाना, अल्ट्रासाउंड करवाना, आवश्यक टेस्ट में खून की जांच, शुगर टेस्ट, ताकि बच्चे और माँ दोनों का स्वास्थ्य ट्रैक किया जा सके और किसी भी समस्या को शुरुआती चरण में ही पकड़ा जा सके। ठीक है। उदाहरण के लिए, आप देखते हैं कि आजकल जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और निजी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटाल केयर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो ये पुष्पन संस्कार के स्वास्थ्य उद्देश्य का ही एक आधुनिक रूप है। ठीक। और माँ का पोषण और जीवन शैली, मैटरनल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। प्राचीन उद्देश्य क्या था कि माँ को विशेष जड़ी बूटी देना ताकि बच्चा पुष्ट हो। आज का समय क्या है? आज का उपयोग क्या करेंगे कि गर्भवती माँ का संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, फल, सब्जियां, प्रोटीन, डेयरी उत्पाद,
पर्याप्त आराम करना, हानिकारक पदार्थों से दूर रहना, यह सब बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए डॉक्टर्स का फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम का सप्लीमेंट की सलाह देना, या गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था योग, प्रेगनेंसी योगा कराना और हल्की कसरत के लिए प्रेरित करना, ये सभी पुष्पवंत संस्कार के पोषण और सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ठीक है। और गर्भवती माँ का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, मैटरनल मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, प्राचीन उद्देश्य क्या था? मंत्रों और पवित्र विचारों से बच्चे में अच्छे संस्कार डालना। आज का उपयोग क्या होगा? यह सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है कि गर्भवती माँ को तनाव से दूर रखना, उसे खुश रखना, सकारात्मक किताबें पढ़ाना, अच्छी संगीत सुनाना, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास कराना। ठीक है। और यह माना जाता है कि माँ की भावनात्मक स्थिति सीधे बच्चे के मानसिक मस्तिष्क विकास और स्वभाव पर असर डालती है। ठीक है, समझ में आ गया? उदाहरण के लिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि अक्सर गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परामर्श या तनाव प्रबंधन तकनीकों पर लेख आते हैं। तो किसी परिवार का अपनी गर्भवती महिला को खुश रखने के लिए विशेष प्रयास करना या उसे आध्यात्मिक कथाएं सुनाना इस संस्कार की भावना को दर्शाता है। ठीक। तो रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन, हार्मोनी एंड सपोर्ट इन रिलेशनशिप, प्राचीन उद्देश्य क्या था? कि परिवार एकजुट होकर बच्चे के लिए प्रार्थना करे। आज का उपयोग क्या है? कि पति और परिवार के अन्य सदस्यों का गर्भवती माँ को भावनात्मक समर्थन देना, इमोशनल सपोर्ट देना और उसकी देखभाल करना और उसे सुरक्षित महसूस कराना। तो ये बच्चे के लिए एक स्थिर और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब पति जो है अपनी गर्भवती पत्नी के साथ डॉक्टरी चेकअप पर जाते हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और उसके मूड स्विंग को समझते हैं। मूड स्विंग समझते हैं? मूड कभी भी बदल जाता है और प्रेगनेंसी में बहुत होता है, तो उसके मूड स्विंग्स को समझना। तो यह इस संस्कार के सामाजिक समर्थन वाले पहलू को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया पुष्पवंत संस्कार कितना प्रासंगिक है? इसके संभावित फायदे क्या है? देखिए, बहुत फायदे हैं। तो स्वस्थ शिशु का जन्म, यानी बर्थ ऑफ अ हेल्दी बेबी, सबसे बड़ा फायदा यही है कि बच्चे के जन्म के समय शारीरिक विकृतियों या स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। ठीक। और आप न्यूज में अक्सर पढ़ते हैं कि जन्म दोषों में कमी यानी रिडक्शन इन बर्थ डिफेक्ट्स, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता पर रिपोर्ट पढ़ते होंगे। तो ये सीधे तौर पर गर्भवती देखभाल के लाभों को दर्शाते हैं। ठीक है। और बेहतर मानसिक और भावनात्मक विकास, बेटर मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, एक सकारात्मक और शांत गर्भावस्था का बच्चे का स्वभाव, गर्भावस्था का बच्चे का स्वभाव यानी बुद्धिमत्ता और भावनात्मक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक। और आपने न्यूज में देखो, न्यूज में आता होगा प्री नेटल लर्निंग, माँ के तनाव का शिशु के विकास पर असर, ये विषय रिसर्च आधारित लेख आते रहते हैं जो इस बात को जो प्रमाणित करते हैं। ठीक। कि माँ के मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भ में बच्चा रहता है तो वो भी सीखता है और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं भी इसकी। तो माँ का बेहतर स्वास्थ्य यानी इम्प्रूव्ड मैटरनल हेल्थ, नियमित देखभाल और सकारात्मक माहौल माँ को गर्भावस्था के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रखता है, जिससे प्रसव के दौरान की जटिलताएं कम होती है। और पेरेंट्स के बीच मजबूत बंधन बनना है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल बॉन्ड। ठीक है। यानी बच्चों की योजना और गर्भावस्था के दौरान मिलकर काम करने से पति पत्नी का रिश्ता और मजबूत होता है। भविष्य की पीढ़ी के लिए सकारात्मक नींव, पॉजिटिव फाउंडेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, जब हर बच्चा स्वस्थ और अच्छे संस्कारों के साथ जन्म लेता है तो ये समाज के लिए एक मजबूत और सकारात्मक पीढ़ी तैयार होती है। ठीक। बेहतर जीवन होता है। नुकसान भी है इसके, वही कि गलत तरीके से अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। रिफॉर्म के साथ आप इसके मूल भाव जो है उसको लेना है, पुराने पारंपरिक तरीके से इसको अप्लाई नहीं कर लेना है। आज के बदलते हुए समय के साथ मूल भाव पकड़ना है पुष्पन संस्कार का और साइंटिफिक तरीके से उसको मर्ज करना है, फिर अप्लाई करना है। ठीक है। तो पहला नुकसान क्या हो सकता है कि लिंग भेद बढ़ सकता है, जेंडर बायस होगा। नुकसान क्या होगा कि प्राचीन ग्रंथों में पुष्पन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया? पुत्र प्राप्ति से जुड़ा होने का कारण है। तो कुछ लोग इसे केवल लड़के की चाहत से जोड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा? कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड, पीटीसाइड करेगा। ठीक। ऐसी कुप्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है जो समाज के लिए हानिकारक है। ठीक। और आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, यानी लिंग अनुपात में गिरावट पड़ा होगा। ठीक। कन्या भ्रूण हत्या के मामले पड़े होंगे। अगर पुष्पन को सिर्फ पुत्र चाहने के रूप में देखा जाएगा तो यह क्या है, एक बड़ी सामाजिक समस्या को और बढ़ा देगा और अनावश्यक तनाव और अंधविश्वास बढ़ाएगा। ठीक।
नुकसान क्या होगा इससे? यदि लोग केवल परंपरागत अनुष्ठानों पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाए और वैज्ञानिक सलाह को नज़रअंदाज करें, जैसे डॉक्टर की सलाह, दवाइयाँ, तो यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है? तो किसी विशेष शुभ मुहूर्त के लिए अत्यधिक तनाव लेना भी एक हानिकारक है। तनाव नहीं लेना। वित्तीय बोझ बढ़ा देगा, फाइनेंशियल बर्डन। कैसे? यदि संस्कार को बहुत खर्चीले तरीके से किया जाए, जैसे बड़े-बड़े भोज या दिखावा करना, तो ये क्या है, अनावश्यक वित्तीय बोझ डाल सकता है, खासकर गरीब परिवारों पर। मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा। क्या नुकसान होगा इससे? अगर प्रसवन के बाद भी बच्चा स्वस्थ न हो या उम्मीद के मुताबिक गुणवान न लगे, तो माता-पिता पर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव और निराशा आ सकती है। तो ये सोचकर कि उनके संस्कार ही सही नहीं है, ठीक? उनको लगेगा मेरे संस्कार ही सही नहीं किया। हाँ, उन्होंने क्या है, संस्कार सही तरीके से नहीं किया, ये दबाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या है कि कुशवन संस्कार के मूल सिद्धांत जो है, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और सकारात्मकता पर ध्यान देना है। और आज भी बहुत प्रासंगिक है, आपने देख ही लिया कैसे प्रासंगिक है। और हमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा अच्छी जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और हमें क्या है, इसके सार को समझना चाहिए और इसे जिम्मेदार पेरेंट्स के एक हिस्से के रूप में अपनाना चाहिए, न कि किसी अंधविश्वास या लैंगिक भेदभाव के हथियार के रूप में। तो इसका सही उपयोग क्या है? माँ और शिशु दोनों के लिए एक स्वस्थ और आनंदमय शुरुआत सुनिश्चित कर सकता है। ठीक? तो ये है पुष्पवंत संस्कार। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं जात कर्म संस्कार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे के जन्म के ठीक बाद किया जाता है। अभी तो हम क्या देख रहे हैं? संस्कार। अभी 2 संस्कार हो गए, 3 संस्कार। तीसरा संस्कार आ रहा है जात कर्म संस्कार, यानी नवजात शिशु के पहले स्वागत का पवित्र क्षण है ये। ठीक? तो कल्पना करिए कि आपके घर में कोई बहुत खास और लंबे समय से इंतजार किया हुआ मेहमान आया है, और जब वो आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप तुरंत उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक? दिल से स्वागत करते हैं और उसे कुछ मीठा या पानी देते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि वह सहज महसूस करे। आप उसके आने की खुशी मनाते हैं और उसके अच्छे होने की कामना करते हैं। ठीक है? तो जात कर्म संस्कार भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन यह एक नवजात शिशु के लिए होता है जो अभी अभी इसी दुनिया में आया है। ठीक? तो आसान भाषा में समझिए कि जात कर्म संस्कार वह धार्मिक अनुष्ठान है जो शिशु के जन्म के ठीक बाद गर्भनाल काटने से पहले या तुरंत बाद किया जाता है। गर्भनाल कटने से पहले या तुरंत बाद किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नवजात शिशु की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और सौभाग्य की कामना करना होता है। तो यह शिशु को बाहरी दुनिया में स्वागत करने और उसे शुद्ध करने का पहला कदम है। ये बच्चे के जन्म को केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि एक पवित्र और शुभ शुरुआत के रूप में देखा जाता है। समझ में आया? अब इसका उद्देश्य और महत्व समझिए। उद्देश्य और महत्व तो यही है कि नवजात शिशु का स्वागत और उसकी सुरक्षा। ठीक है? यानी ये बच्चे के जन्म की खुशी मनाना और उससे इस नई दुनिया में प्यार और सुरक्षा के साथ स्वीकार करना है। महत्व ये है कि माना जाता है कि ये बच्चे को जन्म के दौरान या उसके तुरंत बाद होने वाली किसी भी नकारात्मक प्रभाव या अशुद्धि से बचाता है, और ये बच्चे के लिए एक सकारात्मक और सुरक्षित शुरुआत सुनिश्चित करता है। ठीक है? उदाहरण के लिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक, और डॉक्टर उसे सुरक्षित हाथों में लेते हैं और साफ करते हैं, ये सुरक्षा के आधुनिक भाव जैसा ही है, जहाँ बच्चे की तुरंत देखभाल मिलती है। ठीक? लंबी आयु, स्वस्थ और बुद्धि की कामना। तो इसको ऐसे समझना है कि संस्कार के दौरान माता पिता और पुरोहित बच्चे के दीर्घायु, निरोगी काया और तेज बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। महत्व ये है कि ये बताता है कि भारतीय परंपरा में बच्चे बच्चे के सिर्फ जन्म पर ही नहीं है, बल्कि उसके पूरे जीवन के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है? उदाहरण के लिए, जब आप किसी नवजात शिशु को देखते हैं और दिल से कहते हैं कि भगवान इसे लंबी उम्र दे और यह हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसा बोलते हैं, तो ये जात कर्म संस्कार की कामना का ही एक रूप है। पिता की भूमिका की स्थापना की जाती है यहाँ पे। इस संस्कार में पिता की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पिता जो है बच्चे के कान में कुछ मंत्र बोलता था, उसे शहद और घी चटाता था और उसे गोद में लेता था। तो यहाँ पे क्या है, पिता को अपने बच्चे के जीवन में उसकी जिम्मेदारियों और जुड़ाव का एहसास कराता था, और ये बच्चे के साथ पिता के पहले बंधन को स्थापित करता था। ठीक है? उदाहरण के लिए, आज भी जब कोई पिता जो है पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेता है, तो वह एक अनूठा संबंध महसूस करता है। तो जात कर्म संस्कार इस संबंध को पवित्र और औपचारिक बना देता था। ठीक है? और शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण होता था। बच्चे को जन्म के दौरान मिली अशुद्धियों को दूर करना और उसे मानसिक रूप से शुद्ध करना, इसमें कुछ अनुष्ठान शामिल होते थे जो बच्चे के बाहरी दुनिया के लिए तैयार करते थे।
यानी ये बच्चे को एक साफ और नई शुरुआत देता था। तो जात कर्म कैसे किया जाता था, प्रोसेस क्या है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद यानी गर्भनाल कटने से पहले या तुरंत बाद विधि क्या होती थी, पिता द्वारा क्रियाएं। पिता बच्चे के कान में वेद की कुछ मंत्र बोलता था, जैसे तू पत्थर की तरह दृढ़ बन, तू कुल्हाड़ी की तरह शक्तिशाली बन, तू सोने की तरह तेजस्वी बन। ऐसा कुछ बोलता था, पॉजिटिव बोलता था। और शहद और घी चटाना यानी मेधा जनन। मेधा जनन, शहद और घी चटाना यानी मेधा जनन। बच्चे को सोने के चम्मच या अंगूठी से शहद और घी चटाया जाता था, जिससे मेधा जनन कहते थे। ठीक है, मेधा जनन। और ये बच्चे की बुद्धि और शारीरिक शक्ति के लिए माना जाता था। गर्भनाल काटना यानी कुछ परंपराओं में यह संस्कार जो है गर्भनाल कटने से पहले होता था, जबकि कुछ में बाद, यानी पहले भी करते थे बाद में भी करते थे। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद होता था ये, कटने से पहले उसका गर्भनाल, उसके बाद में। तो आज के समय में जात कर्म संस्कार की प्रासंगिकता देखिए। देखिए, आजकल अस्पतालों में बच्चे का जन्म होता है और डॉक्टरी प्रक्रियाएं सर्वोपरि होती है। ठीक। और पारंपरिक जात कर्म संस्कार का पूरा विधि विधान शायद ही कोई करता हो, लेकिन इसके पीछे का विचार और भावनाएं जो है बहुत प्रासंगिक है। तत्काल स्वास्थ्य देखभाल, ये पहला पहला इंपॉर्टेंट कि बच्चे के तुरंत बाद उसे साफ करना, डॉक्टरी जांच करना, उसे माँ के संपर्क में लाना, यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ठीक। स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ये सब जात कर्म संस्कार की सुरक्षा और स्वास्थ्य के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए, जब एक नर्स नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत साफ करती है, उसे तौलिए में लपेटती है और माँ को सौंपती है, तो ये जात कर्म के सुरक्षित स्वागत का आधुनिक रूप है। समझ में आया? और पिता का प्रारंभिक जुड़ाव कैसे होता है आधुनिक युग में? आधुनिक युग में भी पिता का जन्म के तुरंत के बाद, ठीक है, पिता का जो है पिता का जन्म के तुरंत, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद बच्चे को देखना, उसे गोद में लेना और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेधा जनन की प्रतीकात्मक भूमिका जैसी है, शहद चटाने जैसा। ठीक, जहाँ पिता जो है बच्चे के जीवन में अपनी भूमिका शुरू करता है। उदाहरण, आजकल जो फादर चाइल्ड बॉन्डिंग पर बहुत जोर दिया जाता है, जहाँ पिता को बच्चे के जन्म के समय मौजूद रहने और उसकी शुरुआती देखभाल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, जीवन के लिए शुभकामनाएं। हर माता पिता आज भी अपने नवजात शिशु के लिए अच्छी सेहत, लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो ये क्या है, जातकर्म संस्कार की मूल भावना है। उदाहरण के लिए, अस्पताल में या घर आकर परिवार के सदस्यों का बच्चे को आशीर्वाद देना, उसे प्यार से छूना और उसके लिए अच्छी बातें कहना, तो ये सब क्या है, जात कर्म की शुभकामनाओं का ही विस्तार है। ठीक। यानी जन्म की खुशी मनाना, बच्चे के जन्म पर मिठाई बांटना, जश्न मनाना और खुशी व्यक्त करना, ये सब जात कर्म संस्कार के उत्सव और स्वागत के पहलू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुल मिलाकर बात क्या है कि जात कर्म संस्कार नवजात शिशु के जीवन की पहली पवित्र शुरुआत थी। ठीक है, और जहाँ उसके स्वास्थ्य, दीर्घायु और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती थी और उसे परिवार व दुनिया में स्वीकार किया जाता था। ठीक है, मूल सिद्धांत क्या था कि तत्काल उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल, उसे प्यार और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना। और ये सब चीजें जो है आज भी इम्पोर्टेंट है और आधुनिक रूप से लागू किया जा सकता है। लागू किया जा सकता नहीं है, किया जाता भी है। ठीक है, लोग करते ही है, बस उन्हें वो टेक्निकल नाम नहीं पता है। क्या? जात कर्म संस्कार। वो जो कर रहे हैं वो जात कर्म संस्कार ही होता है, बस उन्हें पता नहीं होता। ठीक है, तो जात कर्म संस्कार का व्यवहारिक उपयोग और उसके संभावित नुकसान और फायदे देख लीजिए। ठीक है, तो जातकर्म संस्कार का मूल उद्देश्य नवजात शिशु के स्वास्थ्य, सुरक्षा, उसके जीवन की शुभकामना, शुभ शुरुआत है। ठीक है, यानी आज के आधुनिक युग में जब अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति हावी है, तो इस संस्कार के पारंपरिक अनुष्ठान भले ही कम किए जाते हो, लेकिन उसके पीछे की भावनाएं और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो व्यवहारिक उपयोग क्या है, तत्काल स्वास्थ्य देखभाल और माँ शिशु का जुड़ाव होता है। प्राचीन उद्देश्य क्या था? प्राचीन उद्देश्य क्या था कि बच्चे को शुद्ध करना है, लंबी आयु और स्वास्थ्य की कामना करनी है। आज क्या है, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अस्पताल में मिलने वाली देखभाल ही जात कर्म या संस्कार आधुनिक रूप है। ठीक, ये सारी चीजें हमने देख ली है, ये व्यवहारिक उपयोग, ये सारी चीजें। ठीक, फ्यूचर ब्लेसिंग वगैरह, यानी तत्काल स्वास्थ्य देखभाल, पिता का प्रारंभिक जुड़ाव, सकारात्मक स्वागत और भविष्य के लिए शुभकामनाएं, ये सारी चीजें हमने देख ली, ये प्रैक्टिकल उपयोग है।
संभावित फायदे क्या है इसके, जात कर्म संस्कार के। शिशु को बेहतर स्वास्थ्य और शुरुआती सुरक्षा मिलता है, यानी जन्म के तुरंत बाद मिलने वाली उचित देखभाल और पोषण शिशु मृत्यु दर और शुरुआती बीमारियों को कम करने में मदद करती है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर में कमी, नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम की सफलता पे जो रिपोर्ट आते हैं वो जात कर्म संस्कार से जुड़े हुए हैं। माँ और बच्चे के बीच मजबूत बंधन, स्ट्रॉन्ग मदर बेबी बॉन्डिंग, ये होता है, ये फायदा है। क्या होता है, जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और स्तनपान से उनका जो है भावनात्मक और शारीरिक बंधन मजबूत होता है, जो बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिता का भावनात्मक जुड़ाव, फादर और इमोशनल कनेक्शन, ठीक, ये हो जाता है। पारिवारिक खुशी और सकारात्मक माहौल, फैमिली हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है। सांस्कृतिक निरंतरता बनती है, कल्चरल कंटिन्यूटी होती है। ये सब फायदे हैं। नुकसान क्या होता है, नुकसान ये कि अगर जात कर्म संस्कार को गलत तरीके से समझ लिया जाए और उसे आधुनिक चिकित्सा और वैज्ञानिक ज्ञान के बिना केवल कठोर पारंपरिक रूप से किया जाएगा तो वो नुकसान होगा। यानी चिकित्सा हस्तक्षेप में बाधा करना, इंटरफेरेंस विद मेडिकल इंटरवेंशन। अगर कोई परिवार पारिवारिक जात कर्म अनुष्ठानों को अस्पताल की तत्काल मेडिकल प्रक्रियाओं से ज्यादा महत्व दे देता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे को तुरंत साफ न करने देना या शहद चटाना, जबकि डॉक्टर स्तनपान की सलाह दे, तो यह नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कई बार ऐसी खबरें आती है ना कि पारंपरिक मान्यताओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती है, खासकर जब वैज्ञानिक सलाह की अनदेखी हो जाती है। अस्वच्छता या संक्रमण का खतरा, रिस्क और अनहाइजीन इन्फेक्शन, पुराने तरीकों में साफ सफाई के मानकों का अभाव हो सकता है। अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद किसी ऐसे पदार्थ जैसे अनहाइजीनिक शहद का सेवन कराया जाए या उसे ठीक से साफ न किया जाए तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। ठीक, अनावश्यक खर्च और दबाव, अननेसेसरी एक्सपेंशन और प्रेशर। कुछ लोग जो है इस संस्कार को बड़े खर्चीले समारोह के रूप में देख सकते हैं, जिससे परिवारों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ सकता है, खासकर जिनके पास सीमित संसाधन हैं। लैंगिक भेदभाव से भी जोड़ा जाए इसे तो देखा जाएगा तो क्या नुकसान होगा। यद्यपि जात कर मूल रूप से पुत्र पुत्री में भेद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर इसे किसी तरह से पुत्र जन्म की अत्यधिक कामना से जोड़ दिया जाए तो यहाँ लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है, जैसा कि कुछ अन्य संस्कारों में हुआ भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात क्या है कि जात कर्म संस्कार आज के जीवन में सबसे बड़ा उपयोग है। उपयोग यह है कि यह हमें नवजात शिशु के जीवन की पवित्रता और उसके प्रति हमारी पहली जिम्मेदारी को याद दिलाता है, और हमें क्या है इसके मूल सिद्धांतों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रेमपूर्ण स्वागत को अपनाना चाहिए और उन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए। और यह हमें क्या करेगा, एक स्वस्थ, खुश और सुरक्षित नई पीढ़ी का निर्माण में मदद करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ना कि ये बहुत बड़ा है, आज एक दिन में नहीं होगा और मैं धीरे धीरे करके करूंगा इसको। मतलब कल के क्लास में, आज के लिए इतना ही है, कल के क्लास में ये संस्कार पूरे कर दूंगा, मैं आपको पूरा संस्कार संस्कार से भर दूंगा पूरी तरीके से, और आप खुश हो जाएंगे कि आप कितने संस्कारी हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।